हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, संचालक से चोंच लड़ाती शक्लें प्यारी प्यारी, कॉमेडी की हा हा ही कॉमेडी की हा हा ही व्यंग बाण भी तीखे, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, श्रोताओं की भीड़ कभी तो कभी है तंबू खाली, 56 भोग कभी मिलते हैं 56 भोग कभी मिलते हैं कभी बेरशबरी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, पढ़े सुने सीखे जो वो मंचों पे बाजी मारे, और जलाए अपने घर में और जलाए अपने घर में दिए वो देसी घी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। नमस्कार। कवि सम्मेलन शताब्दी वर्ष के अंतर्गत प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित किस्से कवि सम्मेलनों के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम आप बहुत चाव से सुनते हैं, ये जानकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं और जिस दिन नहीं देख पाते उस दिन उसका लिंक मांगते हैं और बाद में देखते हैं। तो ये एक जिज्ञासा जिस कार्यक्रम की बन जाती है वो कार्यक्रम अपने आप में सफल माना जाता है। तो ये सफलता हमारे मंच की कम है, आप श्रोताओं की अधिक है, और इसीलिए एक पड़ताल करने के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, क्योंकि कवि सम्मेलन में कविताएं बहुत लोग सुन लेते हैं, कवियों की मंच से उनकी प्रस्तुति का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके साथ घटित हुए संस्मरणों की और उनके खट्टे मीठे अनुभवों को श्रोता नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, और जानने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन कोई ऐसा मंच नहीं होता जिसके माध्यम से वो जान पाए। तो हमने ये प्रयास किया है कि हम कवियों को, बहुत सारे जो वरिष्ठ कवि हैं उन्हें बुलाएं, हमारे समकालीन कवि हैं उन्हें बुलाएं, और हमसे जो बिल्कुल नई पीढ़ी के कवि हैं उन्हें भी हम बुलाएंगे, और उनके अनुभवों से लाभान्वित स्वयं भी होंगे, और आप लोगों को भी कुछ न कुछ प्रेरणा इस कार्यक्रम से मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव होता है, अनुभवों का कोई तोड़ नहीं होता श्रोताओं। दो दोस्तों ने मिलकर धंधा किया ऐसा, एक ने लगाया अनुभव और दूसरे ने लगाया पैसा, कुछ ही दिनों में मौसम बदल गया, अनुभव वाला तो सारा पैसा ले गया, और जिसके पास पैसा था उसके पास केवल अनुभव रह गया। तो ये अनुभव का खजाना लेकर हम आपके बीच में आए हैं। हमने अभी तक जिन महान कवियों को सुना है वो हैं, सबसे पहले हमने श्री बाल स्वरूप राही जी से उनके अनुभव सुने, उसके बाद श्री उदय प्रताप सिंह जी से सुने, और साथ में हमने डॉक्टर श्री सुरेंद्र शर्मा जी को भी आमंत्रित किया, उनके भी बहुत ही चटपटे मजेदार किस्से सुने, रोचक और प्रेरक किस्से सुने। डॉक्टर रमा सिंह जी भी हमारे साथ में आई, और साथ में श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को भी हमने आमंत्रित किया, और उनके संस्मरणों से हम सभी लोग लाभान्वित हुए। इसी कड़ी में आज का जो 18वां एपिसोड है
आज एक ऐसे रचनाकार को हमने आमंत्रित किया है जो बहुत ऊर्जावान है। बहुत कम समय में उन्होंने इतनी अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं और साथ में अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी सारी सामाजिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए, सब लोगों से संबंधों का निर्वाह करते हुए उन्होंने कवि सम्मेलन के मंचों पर जो एक नई धारा का सूत्रपात किया है, उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। उनके नाम से, उनके काम से आप सभी लोग परिचित हैं। 12 नवंबर 1970 में पिलखुआ में प्रवीण शुक्ल जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी श्री बृज शुक्ल घायल जी और माताजी श्रीमती रजनी शुक्ला जी, इनकी जीवन संगिनी श्रीमती संजना शुक्ला। दो प्यारे प्यारे बच्चे इनके हैं। पूरा परिवार बहुत ही साहित्यिक परिवार है, बहुत ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवार है। और इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया है और साथ में हिंदी साहित्य में एमए किया है, हिंदी में पीएचडी की है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जो लोग इस कार्यक्रम को सुन देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए। मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को कि वे आए और हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, हमारे मंच के महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी, बहुत अच्छा उनका सहयोग रहता है। श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। नमस्कार सभी को, हार्दिक स्वागत है डॉक्टर साहब। कहाँ कुछ जी, ये डॉक्टर साहब कौन से पेज से लाइव आ रहा है? प्रेरणा दर्पण के पेज पर लाइव नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं और लाइव आ रहा है क्या? ये मेरे फेसबुक पेज से आ रहा है और साथ में प्रेरणा दर्पण से भी प्रेरणा दर्पण भी शेयर किया हुआ है। हाँ, मेरे फेसबुक पेज से आ रहा है, जो लिंक मैंने फेसबुक पर शेयर किया था। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, आप थोड़ी सी अपनी प्रशंसा सुन लीजिए मेरे मुंह से। मैं तो हमेशा ही प्रशंसा करती हूँ क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य हैं। बहुत सारे पुरस्कार सम्मान और साथ में इतनी सारी पुस्तकों का लेखन डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने किया है। हम लोग कवि सम्मेलनों में इतने व्यस्त रहते हैं, इतनी सारी यात्राएं रहती हैं और यात्राओं से मिलते हैं अनुभव, लेकिन उसमें इतनी अधिक व्यस्तता हो जाती है श्रोताओं को हंसाना, श्रोताओं को रुलाना, श्रोताओं को संवेदना के धरातल पर स्पर्श करना, उनके हृदय को, एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उस काम को करते करते कहीं ना कहीं पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में मंच के कवि पीछे रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रवीण शुक्ल एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं जिनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हैं। आसमान, स्वर एहसासों के, हमने 4 लोगों ने मिलकर ये एक बहुत अच्छी पुस्तक प्रकाशित की थी। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के संपादन में ही वो प्रकाशित हुई थी। और भी इसके अतिरिक्त बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि कुछ चित्र हम डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के देखना चाहते हैं और अपने श्रोताओं को भी दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के कुछ चित्र दिखाइएगा। हरि जी, कुछ चित्र दिखाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार तस्वीरें जी। हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का सम्मान किया है। साथ में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा सम्मानित हुए हैं और ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। और सम्मानित तो क्या, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सम्मान तो हमेशा मिलता है और इतना जो श्रोताओं का सम्मान मिलता है, इतना जनता का सम्मान मिलता है, उसके आगे सारे सम्मान
मुझे छोटे लगते हैं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को मैंने खूब धुआं काटते हुए देखा है कवि सम्मेलन में। तो मैं कुछ अनुभव जानना चाहूंगी कि आपके पिताजी भी बहुत काव्य प्रेमी थे। मैं उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। और छोटेपन से ही आपने कविताएं सुननी प्रारंभ की, तो किस तरह से कविताओं का शौक आपको लगा, यहीं से प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं प्रेरणा दर्पण संस्था को बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूं, और उसकी अध्यक्ष होने के नाते आपको भी, हरि प्रकाश को भी और ओम प्रकाश कल्याणी जी को, क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना काल के दौरान और उसके बाद निरंतर आपकी अध्यक्षता में जितने ये समारोह, जिस तरह के समारोह जो आपने सारे नाम लिए, राही जी, उदय प्रताप जी, और उनके माध्यम से कभी कविता, कभी किस्से, कभी साहित्यिक यात्राएं, कभी वृतांत, कभी काव्य पाठ के कार्यक्रम, निरंतरता, आप सजगता एक निरंतर बनाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये निरंतर सजगता ही मेरे कवि बनने का भी मूलभूत कारण बनी। जब तक हम अच्छा सुनते नहीं हैं, अच्छा पढ़ते नहीं हैं, कवि सम्मेलनों में जाने का शौक नहीं हमें होता, तब तक ये पता ही नहीं लगता कि क्या दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया में यदि हम ये माने कि धरती पर 7 अरब लोग हैं और वो लाखों तरह के कार्य व्यापार करते हैं, तो उनमें एक अलग जगह का नाम कवि सम्मेलन। जैसा आपने मुझसे पूछा, मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल ने, मेरा जन्म हुआ 1971 में, और मेरे पिताश्री ने 1967 में, मेरे जन्म से भी ये मानिएगा कोई लगभग 4 वर्ष पहले, एक साहित्यिक संस्था बनाई थी पिलखवा में, जिसका नाम था भारतीय साहित्य संघ। मेरे जन्म से भी 4 वर्ष पहले, आज मैं 50 वर्ष का हो रहा हूँ इस वर्ष, तो ये मान लीजिए कि 54 वर्ष पहले बहुत 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 बधाई आपको, 50 वर्ष के होने वाले हैं आप, लगते नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी नहीं लगती, आपसे 3 साल छोटा हूं मैं तो तो वो बधाई भी मैं स्वीकार करता हूँ, और आप सबकी मोहब्बत बनी रहेगी तो ऐसा ही बना रहूंगा मैं आप सबके प्रेम के, स्नेह के कारण। तो मैं बता रहा था कि जब पिलखवा में पिताजी साहित्यिक आयोजन करवाते थे, तो वहां आज भी कोई बड़े होटल नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है, और पुरानी परंपरा थी, कभी लोग धर्मशाला में ठहरेंगे, और उनके खाने पीने की व्यवस्था उस समय पर किसी होटल या हलवाई से नहीं होती थी। खाना, सब्जी, हलवा, पूड़ी, जो कुछ भी था वो घर में बनाया जाता था। अक्सर माताजी उस सब का भोजन आदि की व्यवस्था करती थी। बाद में मैं, मेरे 2 चाचा मिलकर पापा जी के आदेश पर कवियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे, और मैंने कवियों को बड़े नजदीक से देखा। 1982 में जब मैं छात्र था, 6th क्लास का, 6ठी क्लास का छात्र था, तब पापा ने कवि सम्मेलन कराया था पिताजी ने, जिसमें काका हाथरसी आए थे, और सोम ठाकुर जी आए थे, नीरज जी आए थे, और उस समय के बड़े बड़े विद्वान कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आए थे। और फिर एक कवि सम्मेलन उन्होंने करवाया था, उसके बाद उसको नाम दिया था स्वर गंगा कवि सम्मेलन। तो वो कवि सम्मेलन भी मेरी यादों में अंकित है। दादा भवानी प्रसाद मिश्र का और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का उन्होंने सम्मान किया था। उसके कुछ चित्र मैंने बाद में देखे। एक छोटा बच्चा, जो मैंने बताया कि 6th क्लास में था मैं, और यूं ठोड़ी पर मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, और श्रोताओं की अग्रिम पंक्ति में एक बच्चा बैठा हुआ है उकड़ू सी मुद्रा में। फोटोग्राफर ने उधर फोटो खींच लिया होगा। तो बाद में मैंने वो चित्र भी देखा, जिसमें जैसे छोटे बच्चे बैठते हैं अपने पैरों पर, हाफ पैंट मैंने पहनी हुई है, और डॉक्टर कुंवर बेचैन भी साइड से उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे आज भी उनकी पंक्तियां याद हैं जो समारोह में उन्होंने सुनाई थी। मेरे बाल मन पर ही छाप पड़ गई कवियों की और कवि सम्मेलनों। 6th क्लास में मैंने बताया, 6ठी में, और उसका प्रभाव ये हुआ कि मैं 8वीं कक्षा तक आते आते छोटी छोटी कविताएं लिखने लगा। किसी को बताता नहीं था, चोरी से चुपके से डायरी में लिख लेता था, और उसके नीचे एक नंबर लिखता था, वो होता था T1, T2, T3। तो मुझे नंबर इसलिए याद है कि जब मैं BA तक आ गया और मैंने पहली बार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया 24 जनवरी 1990 को, तब तक वो टी बढ़ते हुए उसकी संख्या 216 हो गई थी। तो ये टी क्या था? टर्मिनल मानते हैं हम तो, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। ये आप टर्मिनल मान लीजिए। वैसे मैंने तो जो लिखा था वो टोटल लिखा था, टोटल कविताएं
टी मीन्स टोटल टोटल कि ये टोटल मेरी कविताएं हो गई हैं 216। और मैं अलग तरह के एक साइन करता था नीचे, उस साइन के नीचे लिखता था। और वो ऐसा नहीं था कि वो लंबी लंबी कविताएं थी। मैंने यदि 4 पंक्तियों का मुक्तक भी कह दिया तो उसको मैं एक मानता था कि मेरी एक टी और बढ़ गई है। तो इस तरह से करते करते, वो बहुत ज्यादा बहर में नहीं थी, छंद का भी मुझे ज्ञान नहीं था। एक बच्चा जैसी कविताएं लिखता है, एक बाल कवि जैसी कविताएं लिखता है, वैसी ही कविताओं की रचना उस समय पर मैंने की। उसके बाद फिर सतत काव्य यात्रा आगे हो गई। आप जैसे साथी मिले, बड़े वरिष्ठ कवियों का स्नेह मिला, और यात्रा उसके बाद फिर आगे बढ़ती थी। बहुत खूब आपने बताया कि मैंने तो ये भी सुना है, आपने ही बताया था कि एक बार कोई पोस्टर चिपकाने वाला नहीं आया था और रात में आपने और आपके भाई ने मिलकर, दोनों ने कवि सम्मेलन के पोस्टर चिपकाए और लेई बनाई, पहले लेई बनाकर दी और फिर पोस्टर चिपकाए। यहाँ तक भी काम किया है कवि सम्मेलन का। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि जब हम आ गए थे 1984 में पिलखवा से दिल्ली, और 85 में पिताजी ने यहाँ पर एक संस्था बनाई थी, साहित्य प्रेमी मंडल। तो ये उसके विगत बाद में 2-3 वर्ष के बाद की घटना है। मैं समझता हूँ 87-88 की रही होगी। मैं उस समय 12वीं का स्टूडेंट था सन 87 में, और 88 में बीए में आ गया था। तो पिताजी कवि सम्मेलन कराने लगे यहाँ भी, और इसलिए मैं सच बताता हूँ कि मुझे कवि सम्मेलन संस्था से बहुत प्यार है। इसलिए उसका भी कारण है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। कवि सम्मेलन में कुछ भी खराब होता है तो मेरे मन को ऐसा लगता है जैसे पिन सी चुभनी शुरू हो गई। और मैं जानता हूं एक संयोजक कितनी मेहनत करता है। आजकल के हमारे बहुत सारे कवि वो शुद्ध व्यवसायिक हो गए, उनको ये रहता है कवि सम्मेलन में जाओ, मनोरंजन करो, लिफाफा जेब में रखो और भागो। और कई बार तो ये होता है कि वो कवि सम्मेलन शुरू भी नहीं होता, उससे पहले ही कहेंगे ये कितनी देर में खत्म होगा, इसको 1.5 घंटे में खत्म कर देना, इसको 2 घंटे में खत्म कर देना, या कहेंगे छोटा छोटा काव्य पाठ करो, जल्दी खत्म करो। उन्हें ये नहीं पता कि कोई भी काव्य समारोह यदि वो किसी साहित्यिक संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, कोई बहुत बड़ा औद्योगिक संस्थान नहीं है, तो उसको करवाने के लिए कितनी मशक्कत लगती है। मैंने अपने पिता को देखा 100-100, 200-200 रुपए के चंदे की रसीदें काटते हुए। उन्हें देखा कि वो अपने हाथ से पोस्ट कार्ड लिखते थे, उन्हें देखा वो प्रेस में जाकर पोस्टर छपवाते थे। और जिस घटना का आपने जिक्र किया, एक बार उन्होंने तय किया कि कार्यक्रम होगा, 3 दिन बचे हैं, पोस्टर वाले को भी तय कर दिया, लेकिन वो नहीं आया। उसका फोन मिलाते रहे, उसे बुलाते रहे, तो पिताजी ने कहा कि पोस्टर तो लगेंगे, 2 दिन बाद कवि सम्मेलन है। घर में ही लेई बनाई गई। मेरे मित्र हैं निर्दोष शर्मा, जो आज भी साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, और बहुत उसी गति के साथ, ऊर्जा के साथ वो साहित्य प्रेमी मंडल से जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी ड्यूटी लगाई पिताजी ने, मेरी भी और छोटे भाई की भी, और ये कहा कि आप इलाके में पोस्टर लगाओगे। तो मैंने तो अपने हाथ से कवि सम्मेलन संस्था के, मुझे वो समय, और पिताजी भी साथ थे, उनके पास साइकिल होती थी, स्कूटर उन्होंने जीवन भर चलाना नहीं सीखा, और सच्चे साहित्य सेवी थे। मुझे लगता है कि 400-500 लोगों के उन्होंने अभिनंदन करवाए होंगे, लेकिन कभी ये कामना नहीं की कि बदले में कोई एक फूलों की माला भी उनके गले में डाल दे। तो मैंने ऐसे पिता को निरंतर साहित्य के लिए कार्य करते हुए देखा, खुद भी पोस्टर भी लगाए, बैनर भी छपवाए, कार्य भी किया। कभी तो बाद में बना, पहले कवियों के लिए, श्रोताओं के लिए कुर्सियां भी मैंने बिछाई हैं, उन पर लगी हुई धूल भी साफ की है। और अपने पिता के स्वप्न को साकार करने में पुत्र को जो जो करना चाहिए, लगभग वो सारे काम कार्यकर्ता के रूप में किए। तो मुझे लगता है आज भी कि कोई साहित्यिक संस्था कार्यक्रम करा रही है, उसके पीछे कितनी मशक्कत है, कितना कार्य है, कितना बड़ा मिशन है। किसी भी साहित्यिक संस्था के संयोजक के लिए वो किसी बेटी के विवाह जैसा कार्यक्रम है, तो कम से कम उसमें सहभागिता करने वाले कवियों को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपना सब कुछ, जो कुछ भी श्रेष्ठ उनके पास है, उसे समर्पित करना चाहिए। और ये मानना चाहिए कि सरस्वती की पूजा का एक यज्ञ है, एक हवन है, जिसमें हमें उसी भाव से बैठना चाहिए, जिस भाव से हम पूजा घर में किसी देवता के सम्मुख पूजा करने के लिए बैठे। ये बहुत अच्छा बताया प्रवीण जी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कहा कि कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले उसे समापन
समाप्त करने के लिए बेचैन होने लगते हैं। और बहुत सारे नए लोग भी इसे सुन रहे होंगे, वो जाने कि कवि सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है और कितना परिश्रम लगता है। एक पूरा आयोजन बनाने के लिए, उसे सफलतापूर्वक संपूर्ण कराने के लिए कितनी मेहनत, कितना परिश्रम और कितनी जागरूकता की आवश्यकता होती है। ओम प्रकाश कल्याणी जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे यहाँ पर कौन कौन से श्रोता यहाँ उपस्थित हैं उनके नामों का उल्लेख भी करें और साथ में सक्रिय श्रोताओं के नाम भी बताएं। बड़ी उत्सुकता रहती है कि इस बार किन सक्रिय श्रोताओं को सम्मान मिलने वाला है। जी, काफी सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनमें से जिनके नाम नोट कर पाया उनके नाम मैं एक बार लेना चाहूंगा। हीरो वधवानी जी हैं, मधु मेहता जी हैं, राधा बिष्ट जी हैं, कुसुम यादव जी हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। निरुपमा चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर शुभ्रा सिंह जी हैं, सुभाष सिंह जी हैं, सवदेश चरोरा जी हैं। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। अतुल मोघे जी हैं, सरिता जैन जी हैं, विनय कुमार सक्सेना जी हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाल स्वरूप राय जी और आदरणीय पुष्पा राय जी इस कार्यक्रम को बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं और देखते हैं। वो कमेंट नहीं कर पाते हैं लेकिन वो हमेशा इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो मैं मंच की ओर से आप दोनों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से भी राही जी को और पुष्पा जी को प्रणाम। वो ऐसे हमारे वरिष्ठ हैं, ऐसे हमारे बड़े हैं कि जब मुझे लगता है कि एनर्जी कम हो रही है मेरी, तो मैं राही जी को फोन मिला लेता हूँ या पुष्पा जी को, और ये मान लीजिए कि मेरा डायनामो दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाता है। मैं खुद उन्हें देखकर ऊर्जायित हो जाता हूँ। तो ऐसे राही जी को भी, पुष्पा जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ जी। और हमारे साथ विनय कुमार सक्सेना जी हैं, सुशीला शर्मा जी हैं, योगेंद्र सुंदरयाल जी हैं, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं, कुमार राघव जी हैं, मोहनलाल मालवीय जी हैं, प्रेम बिहारी मिश्र जी हैं। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। पद्मकांत शर्मा जी हैं, बलराम श्रीवास्तव जी हैं, जयश्री मोघे जी हैं, रिंकू पांचाल खोजा जी हैं, आरती सैया जी हैं, सूक्ष्म लता महाजन जी हैं, डोली गुप्ता जी, आदेश कुमार शर्मा जी, अनिल शर्मा जी। तो ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। मैं पूरे मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपने ऐसे बहुत सारे नाम लिए हैं जो मेरी काव्य यात्रा में मेरे अभिन्न हैं। बलराम श्रीवास्तव जी हैं, योगेंद्र सुंदरीयाल जी हैं, वो मेरे पिता के भी बड़े प्रिय हैं। मैं भी अपनी तरफ से अपने सभी मित्रों को और सभी शुभ चिंतकों को जिनके भी आपने नाम लिए हैं, मैं भी सबको प्रणाम करता हूँ। सबका स्वागत जी। हम भी पूरे मंच की ओर से अपनी ओर से भी हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का। आप इतने बढ़ चढ़कर हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं आपके लिए। तो जिन श्रोताओं के नाम अगर मुझसे कहीं छुड़ गए हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक दो नाम और ऐड हुए हैं। प्रतिभा गुप्ता जी हैं, सुनील कुमार शुक्ल जी हैं, कवि प्रांजुल अस्थाना जी हैं। तो आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। अनिल शर्मा जी भी हैं, प्रेम बिहारी मिश्र जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी इसी प्रकार जुड़ते रहिए। और डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के शानदार संस्मरण अभी हम सुनेंगे आगे भी। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, हम हर एपिसोड में कुछ श्रोताओं को सक्रिय श्रोता सम्मान प्रदान करते हैं मंच की ओर से। तो इस कड़ी में आज हम ये सक्रिय श्रोता सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं आदरणीय बलराम श्रीवास्तव जी को। डॉक्टर बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई बलराम जी, बहुत बहुत बधाई। आप हमारे ज़्यादातर कार्यक्रमों में जरूर शामिल होते हैं। और डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी हैं, वो भी हमारे कार्यक्रमों में हमेशा शामिल होते हैं। और राजीव राज जी हैं, आज इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ये डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी हैं, ये सदैव हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अक्षय प्रताप जी। और सुनीला नारंग जी, इनको भी आज सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बधाई सुनीला जी। अनंत शुभकामनाएं सभी सम्मानित श्रोताओं को, अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई सभी सम्मानित श्रोताओं को मंच की ओर से। जी कीर्ति जी। जितने भी श्रोता हैं वो हमारा हर एपिसोड देखते हैं और हम लोग मिलकर तय करते हैं कि इस बार किसे सम्मानित करना है।
और लोग पूछते हैं जब कि आपका कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, पिछला वाला हमें लिंक भेज दीजिए, हम देखना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि कितनी उत्सुकता है लोगों को कवियों के बारे में जानने की। और पिछले 30 वर्षों से मैं स्वयं परिचित हूँ डॉक्टर प्रवीण शुक्ल से। कई सारी यात्राएं साथ में की हैं और बिल्कुल बस में भी साथ में चले हैं और अब हवाई जहाज में भी साथ में चलते हैं। बहुत एक लंबी यात्रा है, बहुत लंबा सफर है। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि कई सारे बहुत मीठे अनुभव भी हैं, कुछ खट्टे अनुभव भी हैं, कुछ कड़वे अनुभव भी हैं, कुछ प्रेरक संस्मरण भी हैं। तो जो आपको जो सम्मान और पुरस्कार मिले हैं और जो आपकी इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कहाँ वे कहाँ ये, डायमंड से प्रकाशित हुई है, हंसते हंसाते रहो, आकाश देखते हुए, तुम्हारी आंख के आंसू, गांधी और गांधीगिरी, गांधी और मैनेजमेंट, डॉक्टर अशोक चक्रधर की व्यंग्य चेतना, सफर बादलों का, और क्या करेगी हवा, हर हाल में खुश हैं, कितने सारे मैं गिनाऊं, एक प्यार का नगमा है, करुण से मिलोगे, या कि सिंह बलवीर से, क्या बात है, क्या नाम रखा है पुस्तक का। चुटीली चुटकियां मधु पांडे जी के है, मीठी मिर्चियां, ये संपादित पुस्तकें हैं। और मैं ये मानती हूँ कि किसी पुस्तक में को लिखने में जितना श्रम लगता है, मुझे तो लगता है उसे संपादित करने में उससे दुगना श्रम लगता है, क्योंकि पुस्तकों का संपादन मैंने भी किया है। तो आपने इतना सारा कार्य एक साथ कैसे कर लेते हैं, और कवि सम्मेलन के साथ साथ में ये सारा काम एक साथ कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी टिप हमें बताइए और साथ में हमारे श्रोताओं को भी। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अभी हमने बहुत कम मैंने बहुत कम कार्य किया। यदि मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न के उत्तर के रूप में, और ये मेरा वाक्य नहीं है, मुझे ईमानदारी से बात करनी है, और मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार के बड़े होने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू होती है। आप ग्लैमराइज हो सकते हैं, आप महिमा मंडित हो सकते हैं, आप अपने आसपास चाटुकार इकट्ठे कर सकते हैं, आप विभिन्न माध्यमों को सीढ़ी बनाकर काट कर औरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। अनिल असीम ने लिखा, अपने मेरे चाचा जान थे पिलखवे के, काट कर औरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, यदि आप बड़ा कवि बनना चाहते हैं, बड़ा रचनाकार बनना चाहते हैं, बड़े इंसान बनना चाहते हैं, तो कुछ मत करिएगा, बस एक काम कर लीजिएगा कि आप अपनी कथनी और करनी के अंतर को खत्म कर दीजिएगा। आप जो कह रहे हैं उसे करना शुरू कर दीजिएगा, जो कर रहे हैं उसे कहना शुरू कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपने कहा कि बहुत सारा काम, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई काम नहीं किया ऐसा खास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना बड़ी रामचरितमानस भी लिख दी, दोहावली भी लिख दी, कवितावली भी लिख दी, और पता नहीं कितना कितना वो काम कर गए। हाँ, एक सूत्र जरूर मुझे मिला जो मैं आपसे कहूंगा। मैंने बहुत समय पहले नरेंद्र कोहली जी का एक सभा में मैं उपस्थित था, और कोहली जी से किसी ने कहा कि आपने इतना बृहद साहित्य लिखा है, और विवेकानंद पर 13 खंड की पुस्तकें आपने लिखी हैं, राम के बारे में इतना आपने लिखा है, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने ये कहा कि इसका एक सीधा सीधा सूत्र है कि, और ये मेरा वाक्य नहीं है, मैंने कहा कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बेईमानी नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा बोल दूं तो लोगों को लगेगा प्रवीण शुक्ल कह रहे हैं। ये नरेंद्र कोहली जी ने कहा कि यदि हम अपने जीवन को तपश्चर्या बना लें और लेखन को दिनचर्या बना लें तो सब कुछ संभव हो सकता है। जीवन को तपश्चर्या बना लें, तपस्या बना लें, और लेखन को दिनचर्या बना लें। और मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन के अंडर में जब मैंने पीएचडी शुरू की थी, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि प्रवीण, मैं ये तुम्हारी पीएचडी करवाऊं या ना करवाऊं, मेरे दिमाग में प्रश्न अटक रहा है। तो मैंने कहा क्यों चाचा जी, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा बहुत लोग ऐसे हैं, लगभग 10 कैंडिडेट, जिन्होंने मेरे अंडर में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराया और वो बाद में अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, तो तुम मुझे एक वचन दो। ये कहा था मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने। तो मैंने कहा जी वचन दिया। बोले पूरा करोगे? मैं कि हाँ करूंगा। उन्होंने कहा वचन बस इतना सा है कि आप मुझे ये एक संकल्प करो कि मैं प्रतिदिन एक पेज लिखूंगा, मैं प्रतिदिन एक पेज लिखूंगा। तो 24.5 घंटे में एक पेज लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम यदि 15, 20, 30 मिनट भी निकाल लोगे, 1 घंटा निकाल लोगे,
तो एक पेज आराम से लिखना पढ़ना दोनों कार्य हो जाएंगे। तो मैंने कहा चाचा जी ये तो हो जाएगा। फिर वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ये तुम्हें आसान लग रहा है कि हो जाएगा, पर ये भी होना उतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझ रहे हो। मैंने कहा नहीं चाचा जी हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो यदि ये हो जाएगा, आप एक दिन में एक पेज लिखेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपके एक वर्ष में 365 पेज लिख जाएंगे, और 2 वर्ष में इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दो तो 730 पेज लिख जाएंगे, और आपकी पीएचडी का कार्य 2 वर्ष में लगभग इतने पेज के माध्यम से पूर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लोग सोच तो लेते लेकिन करते नहीं, और जो आपके मन में आए वो करते रहिएगा। तो कीर्ति जी, डॉक्टर साहब, हुआ ये कि मैंने फिर इसको अपनी आदत में शामिल किया, और लगभग ये मान लीजिए कि मैं कहूंगा कि 1988 से लेकर 2008 तक 10 वर्ष का काल मेरे जीवन में ऐसा था। 10 वर्ष का काल, इन दिनों थोड़ी सी व्यस्तता भी बढ़ गई और दूसरे कारण मेरे साथ जुड़ गए। पहले मैं मॉर्निंग शिफ्ट में सेवा में था, बाद में इवनिंग शिफ्ट में आ गया, तो मुझे समय मिल जाता था कि मैं प्रतिदिन मैं आपको बता रहा हूं, या तो मैं लिखता था, या मैं पढ़ता था, या मैं अपनी कविताएं टाइप करवाता था, या दूसरों की कविताएं टाइप करवाता था। जैसा अभी आपने कहा कि संपादन का मुझे बहुत लाभ मिला, और मैंने कभी ऐसा भी नहीं कहा कि मैं ये संपादित पुस्तकों को ये कहूँ कि ये मेरी किताबें हैं। आप मेरा बायोडाटा पढ़ेंगी, रिज्यूम पढ़ेंगी, लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने 50 किताबें लिखी हैं, इन्होंने 70 किताबें लिखी हैं, इन्होंने 100 किताबें लिखी हैं। सबको एक जगह मिला दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा बायोडाटा पढ़िएगा, मेरी किताब में मेरा परिचय देखिएगा, उसमें मैंने इंगित किया है ये मेरे काव्य संग्रह है, ये मेरा गद्य संग्रह है, और अलग से लिखा है कि ये मेरी संपादित पुस्तकें हैं। संपादित पुस्तक के रूप में हमें संपादक का ही क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें हमें लेखक का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लिखना चाहिए कि ये मेरे द्वारा, ये मेरी संपादित पुस्तकें हैं, ये कोई गुनाह कर रहे हैं आप यदि लिख रहे हैं, एज ए लेखक भी ईमानदारी होनी चाहिए। और संपादित करने से बड़ा लाभ मिलता है, संपादित करने से बड़ा लाभ मिलता है। और यदि आप कवि हैं, आप लेखक हैं, तो आपको एक पुस्तक को कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ता है। मैंने संतोषानंद जी के गीतों की पुस्तक संपादित की, प्यार का नगमा है। अभी राहत इंदौरी साहब की एक पुस्तक 2 वर्ष पहले मैंने संपादित की, धूप बहुत है। तो राहत साहब ने अपने 5 गजल संग्रह मुझे भेजे, मैंने उन पांचों गजल संग्रह की गजलें पढ़ी, फिर उनमें से वो गजलें छांटी, फिर वो टाइप होने के लिए गई, फिर उनके प्रूफ देखे, फिर प्रूफ के दौरान वो गजलें दोबारा पढ़ी जो मेरे द्वारा सिलेक्टेड थी। तो इस सारी रचना प्रक्रिया में किसी भी एक नहीं, इसमें बड़ा काम तो हुआ, लेकिन उसका जो मुझे फायदा हुआ, संपादक को फायदा हुआ, वो ये हुआ कि एक बड़े रचनाकार की रचनाओं की आपने 5 बार पुनरावृत्ति की, समग्र उसे पढ़ा और उसके एक एक शब्द से होकर गुजरे। जब आप किसी बड़े रचनाकार की रचना से गुजरते हैं तो आपकी समझ, कविता के तत्व और शायरी के प्रति आपका रुझान, वो भी ईश्वर अपने आप आपकी झोली में डालना शुरू कर देता है। बहुत सही कहा आपने। और अब हम चलते हैं आपके संस्मरणों की तरफ। यात्राएं बहुत होती हैं कवि सम्मेलन में, तरह तरह के लोग मिलते हैं, श्रोता भी अलग तरह के मिलते हैं, हर स्थान पर श्रोता अलग होते हैं। साउथ में चले जाइए, दक्षिण भारत में, वहां के श्रोता अलग होते हैं। उत्तर भारत में आते हैं तो यहाँ के श्रोता अलग होते हैं। विदेश में जाते हैं तो वहाँ के श्रोता अलग होते हैं। और साथ में आयोजक भी अलग अलग किस्म के मिलते हैं। यात्रा हम करते हैं तो यात्राओं में भी ट्रेन में जाते हैं, कभी टैक्सी में जाते हैं, कभी हवाई जहाज में जाते हैं, कभी बस में भी जाते हैं। तो कई तरह की यात्राएं होती हैं। यात्राओं में भी बहुत सारे, कभी सामान खो जाता है, कभी लेट पहुंच जाते हैं, कभी बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो कुछ अपने जीवन की यात्राओं के कुछ अनुभव हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को भी बताइए, जिससे पता लगे कि कवि सम्मेलन कितना जिम्मेदारी भरा काम है। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल फूल मालाएं ही मिलती हैं, साथ में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो हो जाए कुछ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे संस्मरण हैं, और आपने तो ये, मैं फिर कहूंगा कीर्ति जी, आपके नेतृत्व की, आपकी परिकल्पना की, आपकी संकल्पना की, आपके विचारों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये किस्से कवि सम्मेलन के जब आपने पहली बार फेसबुक पर डालने शुरू किए थे, मैं लगातार उन सारे किस्सों को मैं पढ़ता रहा। और एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम में हूँ, अभी आपसे
10 मिनट बाद बात, आधा घंटे बाद। आप भी सुनिएगा, प्रेरणा दर्पण के पेज पर आ रहे हैं किस्से कवि सम्मेलन के, ठीक है जी। तो मैंने एक श्रोता और बढ़ाने का प्रयास किया। फोन इसलिए अटेंड किया कि मेरे मित्र वो करते रहते, तो उन्हें भी कहा कि आप भी सुनिएगा। जी धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने फेसबुक पर लगातार आपके वो किस्से पढ़े और मुझे इतने रोचक लगे वो, तो मुझे लगा कि ये तो एक अलग विधा आपने उसका पुनर्जीवित उसे किया है। और बाद में ये भी हुआ, मतलब क्रेडिट गोज टू कीर्ति काले, ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती बट इतनी तो बोल सकता हूँ कि ये किस्से कवि सम्मेलन के जो शुरू करने का श्रेय जाएगा, यदि कोई ईमानदारी से लिखेगा तो इसको नेट पर और कागज पर और फेसबुक पर लाने का श्रेय मैं गवाह के रूप में मौजूद हूं, और जब तक हूं तो मैं गवाह के रूप में ये गवाही देने को तैयार हूं कि इसकी शुरुआत डॉक्टर कीर्ति काले जी ने की फेसबुक के पेजों के माध्यम से। बाद में मैंने कई कवियों के किस्से पढ़े हैं, बाद में अन्य लोग भी उतर आए कि कीर्ति जी कर रही हैं तो हम भी करें, और अच्छी बात है जब कोई अच्छा कार्य होता है तो हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने बाद में इस विधा में कार्य करने की कोशिश की, क्योंकि जब एक रास्ता मिलता है और लगता है कि इस रास्ते पर भी कार्य हो सकता है तो नई विधाओं का जन्म होता है, तो इसके लिए तो श्रेय आपको जाता है। और जहां तक मैं किस्सों की बात करूं तो एक तो किस्सा मैं यही बताता हूं जो मेरे जीवन का एक अनूठा किस्सा है, जिसे मैंने महसूस किया। लगभग 6-7 वर्ष पहले लाल किले में कवि सम्मेलन हो रहा था और संचालन कर रहे थे उसका सुरेंद्र शर्मा जी, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी। मैं तो आज भी अभी मैंने कहा कि अभी 50 वर्ष का हूं और ये लगभग 7-8 वर्ष पुरानी एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, तो 40-42 वर्ष के आसपास आयु रही होगी। लाल किले के कवि सम्मेलन के कवियों में मैं कोई बहुत वरिष्ठ कवि उस वर्ष नहीं था, लेकिन सुरेंद्र जी को लगा कि ये अच्छा सुनाता है, बाद के कवियों में शायद ये संभाल लेगा स्थिति को। लगभग 26 कवियों की टीम थी, 22 कवियों ने उस समय पर काव्य पाठ कर दिया था और 4 कवि हम कविता पढ़ने को शेष बचे थे। एक डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो उस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, एक संपत सरल जी, एक मदन मोहन समर जी, एक मैं और सुरेंद्र शर्मा जी। तो मुझे हर बार लग रहा था कि इस कवि के बाद मुझे बुलाया जाएगा, इस कवि के बाद मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन ये 5 कवि बचे और बाकी सबने कविताएं सुना दी। फिर मुझे लगा कि अब मुझे बुलाया जाएगा, क्योंकि संपत और मैं हास्य व्यंग के 2 लोग थे और सुरेंद्र जी खुद संचालन कर रहे थे। लेकिन सुरेंद्र जी ने मदन मोहन समर जी को आवाज लगाई कि समर जी काव्य पाठ करेंगे, और मैंने देखा लाल किले के उस कवि सम्मेलन में कि जिसे आपने कहा, अभी एक शब्द आपने बोला था कवि सम्मेलन की भाषा में कि धुआं काट दिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि धुआं काट दिया, तो मैं बताऊं आपको कि मदन मोहन समर जी ने धुआं काट दिया, ओम प्रकाश जी धुआं काट दिया। और एक कविता वो सुना रहे थे कि लिए तिरंगा बढ़ो साथियों लिए तिरंगा, हिंदुस्तान महान है, हमको तो भारत माता का करना आप गुणगान है, लिए तिरंगा बढ़ो साथियों हिंदुस्तान महान। तो ये मंजर हो गया वहां लाल किले के कवि सम्मेलन में कि मदन जी लिए तिरंगा बढ़ो साथियों हिंदुस्तान महान, मतलब उस रिद्म के साथ श्रोताओं ने तालियां बजानी शुरू कर दी, हमको तो भारत माता का करना आप गुण, ऐसे मतलब ये मानिए कि कई हजार लोग तालियां बजा रहे जी। और मदन मोहन समर जी ने जैसे ही वो कविता खत्म की, मेरे भीतर से मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद सुरेंद्र शर्मा जी इसके बाद मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे, ऐसा मुझे भीतर से, क्योंकि 3 ही लोग बचे थे ना, बेचैन जी को बुलाया जाएगा वो तो अध्यक्ष हैं, और संपत और मैं हम 2 लोग बचे हैं, तो मुझे भीतर से लगा कि अब तो मुझे ही बुलाया जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, आपके प्रेरणा दर्पण के इस मंच से सच बता रहा हूं, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर रहा हूं, कि मुझे लगा कि प्रवीण आज तुम्हारे लिए बड़ा जटिल समय है और बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसे काव्य पाठ किया जाएगा। और मैं बता रहा हूं ओम प्रकाश जी, कीर्ति जी, मैंने जीवन में कभी नकली संबंध जीने की कोशिश नहीं की। यदि जिनको मैंने मन से माना, मैंने माना आदित्य जी को, तो आज आदित्य जी धरती पर हैं या नहीं हैं, तब भी मानता था, आज भी मानता हूं, और जब तक धरती पर रहूंगा मानता रहूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज वो होते तो
से संपर्क कर लूं और 4 नए गुरु तलाश कर लूं और फिर अपनी धारा मोड़ दूं कि पिछले वालों को भूल जाऊं। ऐसा मुझसे हुआ नहीं और होगा भी नहीं। अल्लाह जी का मेरे प्रति बड़ा स्नेह था। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आज इस पटल के माध्यम से पहली बार बता रहा हूं कि मुझे अल्लाह जी याद आए। मुझे अल्लाह जी याद आए। मैंने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन में लाल किले के मंच पर मैं बैठा था, मन ही मन में मैंने स्मरण किया कि हे गुरुदेव, तुमने हमेशा मुझे अपने चरणों में बिठाकर 8-10 वर्ष बताया है छंद क्या है, कविता क्या है, किस शब्द को बदलने से क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि आज अपने बच्चे की रक्षा करो, कुछ कृपा करो मुझ पर। तो मैं सच बता रहा हूं, मैं ये फील मुझे हुआ कि आकाश मार्ग से कोई विभूति, कोई तरंगे मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में उतर कर आते हैं और किसी ने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फिराया है और मेरे कान में आकर कहा है कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू बढ़, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। वाह वाह वाह। तो ये उस समय की अचानक की मैं आपको अपनी अनुभूति बता रहा हूँ कि पता नहीं क्या था, मेरी कल्पना थी, मेरा ख्याल था, मेरा स्वप्न था, क्या था मुझे नहीं पता क्या था। और उधर वो विचारधारा में अल्लाह जी को की स्मृति को ताजा कर रहा हूँ, उन्हें सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे भीतर से उतर कर आ रहा है और उसी क्षण सुरेंद्र जी ने तालियों की गड़गड़ाहट, ये तिरंगा बढ़ो साथियों, हिंदुस्तान महान है, और वो पीछे हट गए समर जी। आगे लगभग 2000 श्रोता हो गए और मदन मोहन समर, मदन मोहन समर, मदन मोहन समर जिंदाबाद, मदन मोहन समर, तो नजारा ही ये नारेबाजी सामने श्रोताओं की शुरू। आदरणीय सुरेंद्र जी ने मुझे सम्मान पूर्वक ये कहते हुए आमंत्रित किया कि अब आएंगे और प्रवीण शुक्ल इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। समय बहुत हो गया है, हमें कवि सम्मेलन का क्रम भी आगे बढ़ाना है। तो मैं प्रिय प्रवीण से आग्रह करूंगा कि वो आए और कीर्ति जी की जनता मदन मोहन समर कर रही है, मैं हास्य व्यंग का कवि और नारे लग रहे हैं। तब मुझे अचानक ये लगा कि अल्लाह जी की आवाज मेरे भीतर आ रही है कि बढ़ो और इसी कविता को शुरू करो, बढ़ो और इसी कविता को शुरू करो। मैं माइक पर आया और मैंने कहा कि प्यारे श्रोताओं, आप मदन मोहन समर जी को और सुनना चाहते थे तो वो तो चले गए हैं इस स्थान से, लेकिन मैं मदन मोहन समर जी की यही कविता आगे बढ़ा रहा हूं। ना कोई लिखा हुआ मेरे पास था, ना कोई शब्द मेरे पास थे, मैंने केवल वो धुन पकड़ी, उसी धुन के साथ मैंने आगे पढ़ना शुरू किया कि लिए तिरंगा बढ़ो साथियों, हिंदुस्तान महान है। उसी पिच पर मैं अपनी आवाज को लेकर आया और उसी रिद्म के साथ मैंने कहा मदन मोहन समर ही सुना रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा आप और आइएगा, उसी तालियों की ताल के साथ शुरू करते हैं। अब जनता को भी नहीं पता कि वो क्या कर रही है, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और बस एक ये था कि कोई साया है, मैं आज मानता हूँ अल्लाह जी का साया था उस दिन मेरे ऊपर, और मैंने शुरू कर दिया, लिए तिरंगा बढ़ो साथियों, हिंदुस्तान महान है, हमको तो भारत माता का करना अब गुणगान है। और फिर शब्द आने लगे, चाहे वो आगे बैठे हैं या पीछे हैं खड़े हुए, चाहे वो दाएं लेटे हैं या बाएं हैं पड़े हुए, चाहे वो बाहर से आए या भीतर हो टेंट में, इसी पता नहीं क्या था वो, चाहे वो धोती में आए या आए हो पेंट में, हमको तो भारत माता का, हमको तो भारत माता का। और वो तुकांत मैंने पकड़ लिया, वो तुकांत पकड़ लिया और वो 4 पंक्ति में बोलूं और उस 4 पंक्ति के बाद ये शुरू कर दूं कि हमको तो भारत माता का करना अब गुणगान है, लिए तिरंगा बढ़ो साथियों, हिंदुस्तान महान है। इस पिच पर आके मैंने वो जोर जोर से बोलना शुरू। तो ये किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जो जनता पहले 2000 लोग खड़े हुए थे, अब 4000 लोग खड़े हो गए और वो भी साथ साथ तालियां बजाने लगे। जो पहले खड़े थे वो भी उनके साथ आ गए। मंच पर बैठे हुए विनीत चौहान और सर्वेश अस्थाना, जैसे ही उन्होंने दृश्य देखा, वो कविता पढ़ चुके थे, कवियों में पीछे बैठे थे, वो तुरंत फूलों के गुलदस्ते लेकर मेरी तरफ भगे कि अरे ये क्या हुआ।
वो भी अचंभे में थे कि आज तो प्रवीण शुक्ल मारा गया और क्या करेगा ये। और जैसे ही वो मतलब गुलदस्ते देकर गए, मेरे पास फिर ऊपर से शब्द आने लगे हैं कि चाहे दे दें फूल मुझे वो। मतलब अच्छा। स्थिति ये थी कीर्ति जी कि वो फूलों का गुलदस्ता देकर गए हैं, वो गुलदस्ता मैंने पकड़ा और शब्द मेरे पास आए। सामने जनता खड़ी है, मैं माइक पर हूं और बस कुछ नहीं, मुझे मैं बोलता जा रहा था कि चाहे दे दें फूल मुझे वो, या दे दें त्रिशूल मुझे, लेकिन इस जीवन में अब ना करनी कोई भूल मुझे। बस एक तुकांत शुरू का पकड़ा मैंने, एक तुकांत बाद का पकड़ा। वाह 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 वाह। तो ये तो बड़ी अद्भुत घटना आपने बताई। या वो बाहर खड़े हुए हो या वो टेंट के अंदर हो, हमको तो भारत माता का, हमको तो भारत माता का करना आप गुणगान है, लिए तिरंगा बड़ो साथियों, हिंदुस्तान। मैं भी तो ये हुआ, मैं आपको तो ये हुआ डॉक्टर साहब की 5-6 चरण, मुझे अब याद भी नहीं कि मैंने उस दिन क्या बोला था। ये भी अभी भी जो मैंने आपको सुनाया वो कुछ पंक्तियां वो थी, कुछ अलग से थी, लेकिन ये मंजर हो गया कि सारी की सारी परिस्थिति जो बिल्कुल प्रतिकूल लग रही थी वो धीरे धीरे मेरे अनुकूल हो गई। और उसके बाद मैंने फिर अपनी हास्य व्यंग की कविताएं सुनी। तो उसके बाद मैं आज तक महसूस ये करता हूँ, इस सारे संस्मरण के पीछे जो मेरा भाव है, कोई प्रवीण शुक्ल का पराक्रम नहीं था, ये किसी दंभ में नहीं हूं, किसी अहंकार में भी नहीं हूं। सिर्फ मेरा भाव ये है कि यदि आप अपने गुरु के प्रति सच्ची आस्था रखेंगे, सच्चा प्रेम रखेंगे, सच्चा आदर रखेंगे, जिससे सीखा है उसके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाएंगे और हृदय से उसे स्वीकार करेंगे, तो किसी दिन जब आप संकट में घिरे होंगे तो ये मान लीजिए उस दिन वो गुरु, उस दिन वो शक्ति, उस दिन वो अदृश्य शक्ति आएगी और आपको संकट से बाहर निकाल कर ले जाएगी। ऐसा भाव मेरे हृदय में है, ऐसा भाव मेरे मन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो अद्भुत घटना है। बिल्कुल, ये मैंने महसूस किया है। लाल किले के मंच का जो कवि सम्मेलन होता है उसमें हर कवि को एक तनाव होता है, क्योंकि कवि होते हैं बहुत सारे, समय होता है कम, और जो संचालन कर रहा होता है वो भी बड़े तनाव में और दबाव में होता है कि इतने सारे कवियों को इतने कम समय में कैसे पढ़वाया जाए। और वो हर कवि से ये आग्रह करता है कि छोटा सुनाना है, छोटा सुनाना है। हर कवि के बाद दूसरे कवियों को लगता है कि अब नंबर हमारा आने वाला है, अब नंबर हमारा आने वाला है, इसके बाद हम क्या सुनाएं, क्योंकि सारे ही कवि बहुत अच्छा सुनाते हैं वहां पर। लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई अदृश्य शक्ति देखिए, और मैंने आपसे कहा कि मैंने सिर्फ यही कहा, इस संस्मरण के पीछे सबने अपना कार्य किया। सुरेंद्र जी का मुझ पर भरोसा था कि ये बाद में आएगा तो स्थिति को संभाल लेगा। और समर जी वीर रस के बड़े कवि हैं, जमने का गुण उन्हें आता है। मैंने तो सिर्फ ये बात कही सारी घटना के पीछे कि गुरु का आशीर्वाद हो तो विकट स्थिति भी, विषम स्थिति भी सुलभ हो जाती है, सहज हो जाती है, सरल। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल। तो ऐसे जो मंच के कवि हैं, अभी नए नए आए हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिससे वो सीखते हैं, जिसे वो अपना गुरु मानते हैं, तो उसके प्रति बहुत सच्ची श्रद्धा वो रखें। तो ऐसे संकट की स्थिति में उसका आशीर्वाद, उसकी प्रेरणा, उसका कहीं ना कहीं कोई चेतना, कोई ऊर्जा उसके अंदर आएगी और वो उसे संकट से उबार लेगी। ये अनुभव अपने आप में बहुत ही ऐसा अनुभव है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस अनुभव को बताया तो शायद आपने अपने मुखारविंद से कम ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ओम प्रकाश जी, आप कुछ श्रोता और जुड़ गए हैं, उनका भी नाम ले दीजिए। जी जी जी, हमारे साथ डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। विकास सोलंकी जी, डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ल जी हैं, कवि प्रांजुल अस्थाना जी हैं, गणेश दत्त बजाज जी हैं, उर्वशी अग्रवाल जी हैं, सरोज शर्मा जी हैं, शिव सहाय मिश्रा जी हैं, कवि नरेश निर्भीक जी हैं, धर्मवीर वर्मा जी हैं, ए कांत शर्मा जी हैं, आदरणीय मीरा शलभ जी हैं, और दिनेश झा जी हैं, संगीता नाग जी हैं, नम्रता शर्मा जी हैं, गुज्जुल जी हैं, ममता लड़ीवाल जी हैं, देवेंद्र कौर जी हैं। आप सभी का भी मंच की ओर से हार्दिक स्वागत है। और उससे पहले भी जो श्रोताओं को मैं नाम लें वो भी बराबर बने हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स प्रवीण जी दे रहे हैं। वो आपकी बहुत तारीफ हो रही है। आपने लिए हैं ओम प्रकाश जी, उर्वशी जी अग्रवाल बहुत स्नेह करती हैं मुझे, और एकांत जी वही हैं जिनका भी फोन आया था, मैंने कहा प्रेरणा दर्पण के पेज पर आ जाओ,
तो डॉक्टर जी, आ साहब गए। देखिए फोन करते ही, डॉक्टर साहब भी मेरे बड़े भाई हैं, योग के बड़े आचार्य हैं, ममता लड़ीवाल जी, और जितने भी नाम आपने लिए हैं। देखिए जी, ओम प्रकाश जी, मैं यही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ और अपनी शक्ति मानता हूँ कि अनेक बार महसूस करता हूँ कि मुझे लोग बहुत मन से स्नेह करते हैं, मन से प्रेम करते हैं, और मुझे बिल्कुल लगता है सही। कि दुनिया में इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी कोई उपलब्धि भी नहीं है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार भी नहीं। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि पद्मश्री के लिए अप्लाई कर दो, आपके साथ के कई कवियों को मिल गया है, आपको भी मिल सकता है। तो कीर्ति जी, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूं, मैं इस पटल के माध्यम से मैंने कहा कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा, और कम से कम 10 वर्ष तक अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मुझे खुद को ये ना लगे कि पद्मश्री होने के लिए किसी साहित्यकार के पास, किसी कवि के पास जितनी उपलब्धियां होनी चाहिए, जितना कार्य होना चाहिए, यदि मैं ही उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर मुझे पुरस्कार मिले इसके भी कोई मायने नहीं। तो इसलिए सबसे बहुत पहले बढ़िया। मैं तो संतुष्ट हो बिल्कुल। जाऊं कि जिन लोगों को पद्मश्री मिलनी चाहिए या अब तक मिली है, अ, सही अर्थों में, तो कम से कम हाँ, उस सही लेवल बात का है। हम काम तो करें। पुरस्कार कहाँ भागे जा रहे हैं, ये तो ठीक बात। जन मान्यता होनी चाहिए, ताकि तो बिल्कुल, बिल्कुल तो ठीक बात है। बड़प्पन है अभी आपका मैंने सर। ये देखा, बिल्कुल बड़प्पन है। ये मैंने देखा है कि जो नए-नए कवि आए हैं मंच पर, वो डायरेक्ट हवाई जहाज का सफर करते हैं, और हम लोगों ने तो, चूंकि हमारे समय में हवाई जहाज थे ही नहीं, बहुत कम थे, और किराया बहुत अधिक था, हमारे पेमेंट बहुत कम थे, तो हमने तो बसों में भी धक्के खाते हुए यात्राएं की हैं। तो उसका कोई एक आध संस्मरण आप सुनाएं, किस तरह यात्रा करते थे पहले, जब बिल्कुल शुरुआत एक में? एक तो संस्मरण बहुत बहुत अच्छा खासा संस्मरण है, और आप भी उस संस्मरण से जुड़ी हुई थी। बस का तो नहीं, पर रेल का मुझे याद आ गया है बहुत अचानक। बस का भी बताऊंगा। तो बस का तो संस्मरण मुझे ये याद है कि पन्ना में कवि सम्मेलन था। पन्ना आप जानती हैं, छतरपुर से भी आगे जाकर पड़ता है। हाँ, और बिल्कुल पहली बिल्कुल। बार मैंने कीर्ति जी को सुना था सन 1990-91 में। तो छतरपुर का कवि सम्मेलन था, प्रकाश पटेरिया जी का के संयोजन का प्रोग्राम था, मुझे याद है। वहाँ महाराजा छत्रसाल की जयंती का कार्यक्रम था। तो मुझे ये याद है, कुमार विश्वास और मैं, हम दो लोग थे उस समारोह में, और झांसी से पन्ना एक बस में जाना था। उधर से आयोजकों के फोन आ रहे थे, आप लोग लेट हो गए। हमने सोचा झांसी रेल से उतरकर कहीं किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खा लेंगे। खाना खाने का समय नहीं मिल पाया, या ढाबे में उस समय हम नहीं रुक पाए, और पन्ना की बस मिल गई। तो मुझे ये याद है कि कुमार और मैं एक सीट पर बैठे थे कि चलो पन्ना तक पहुंचना है, और खाना मिल नहीं पाया। पेट में भूख के कीड़े कुलबुला रहे हैं, चूहे तो क्या कूद रहे किया थे। जाए। चूहे कूद रहे हैं, तो वो अपना जोर दिखा रहे हैं, बस चल पड़ी है। बस में तो रेस्टोरेंट आएगा नहीं। तो तभी एक लड़का, वो जो चने बेचता था, चने चने उबले हुए, जो अष्टमी के दिन हलवे के साथ खिलाए जाते हैं, उस तरह के जी, काले चने, वो उबले हुए चने, काबली चने नहीं थे, उबले हुए चने, और उस पर प्याज डाल के और नींबू का लगा के कड़का, 2 रुपए का पत्ता, लीजिए भाई साहब, अरे हाजिर है आपकी सेवा में। तो वो था बस में खड़ा हुआ। कुमार ने मुझे देखा, मैंने कुमार को देखा। हमने कहा बेटा, भोजन भंडारा तो अब कुछ होना नहीं है यहाँ, और 5 घंटे लगेंगे पन्ना पहुंचने में। तो हमने उससे कहा कि जब तक ये भूख का राक्षस शांत नहीं हो जाता है, बेटा चने वाले तू भी यहीं खड़ा लाता रहे, रहे। और तेरी लाता चने रहे। बिकते रहेंगे, चने बिकते रहेंगे, और हम खाते रहेंगे। तो मुझे याद आता है कि झांसी से लेकर, और जब छतरपुर जाते हैं तो बीच में एक जगह आती है मऊ रानीपुर, तो लगभग वो मिड पॉइंट जैसा है, वहां से फिर छतरपुर आधा रास्ता तय हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, 8-10 पत्ते तो चने के कुमार ने चट कर दिए होंगे, और लगभग इतने ही मैं भी खा गया। स्वाद बन रहा था, भूख लग रही थी, और वो चने वाला हमसे अपनी दक्षिणा लेकर, मुझे कहा बढ़िया ग्राहक मिल गए हैं और वो तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों प्रकांड भूखे जो आए हैं वहां से दिल्ली आते से, थे। और जिनकी भूख शांत नहीं हो रही है, तो इनके माध्यम तेरी तो चने की दुकान चलती रहेगी। तो वो मऊ रानीपुर तक हमें दोनों को चने खिलवाते हुए ले गया, और वहां तक वो यात्राओं के आनंद थे कि खेत भी देखते जा रहे हैं, बतियाते भी जा रहे हैं, कंडक्टर टिकट भी काटेगा, चने वाला चने भी खिलाएगा, और कवि सम्मेलन की चनों ने यात्रा। चनों ने प्रभाव तो नहीं दिखाया कवि सम्मेलन के समय? जी, चनों ने
कवि सम्मेलन के समय चनों ने प्रभाव तो नहीं दिखाया पेट में? तो उन चनों ने ऐसा प्रभाव दिखाया, चनों ने ऐसा प्रभाव दिखाया डॉक्टर साहब की फिर बाद में हमने रात को श्रोताओं को नाको चने चबा दिए। चनों के प्रभाव ने रात को पन्ना के श्रोताओं को नाको चने चबा दिए। खूब मैंने सुनाया और खूब कुमार ने भी सुनाया। एक संस्मरण और आपको बताता हूँ, उसके बाद वो तो आपसे भी जुड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि हमें ट्रेन से जाना था कलकत्ता। मैं, अरुण जेमनी, डॉक्टर कीर्ति काले, हम तीनों, ये बड़ा रोचक संस्मरण है, हम तीनों को एक ही ट्रेन से जाना था कलकत्ता। और एक ट्रेन चलती थी उस समय नई दिल्ली स्टेशन से, पश्चिम एक्सप्रेस, और एक चलती थी पूर्वा एक्सप्रेस। तो वो जो पूर्वा एक्सप्रेस गाड़ी थी 4:20 वो जाती थी कलकत्ता, और जो पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ी थी वो जाती थी मुंबई। तो ये हुआ ओम प्रकाश जी कि अरुण जेमनी और मैं जब पहुंच गए स्टेशन पर, तो हमें जाना था कलकत्ता, पूर्वा एक्सप्रेस पकड़नी थी। तो वहां जाकर पता पड़ा कि पूर्वा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी। प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ है पूर्वा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी, और गाड़ी आज 1 घंटा विलंब से है, 1 घंटे की देरी से गाड़ी जाएगी। तो इस बीच में अरुण ने कहा कि यार भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा है और अभी तो 1 घंटा है गाड़ी चलने में, तो सामने बाबा डीलक्स होटल है नई दिल्ली स्टेशन के सामने। तो ऐसा करते हैं कि नई दिल्ली स्टेशन के सामने बाबा डीलक्स होटल है, वहां जाकर 1 घंटे क्रिकेट का मैच देख लेते हैं, और उसके बाद आकर फिर, अभी तो 1 घंटा है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 से पूर्वा एक्सप्रेस 1 घंटे बाद जाएगी, 4:20 की बजाय 5 बजे या 5:20 ऐसे जाएगी, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था। तो चलिए तब तक मैच देख लिया जाए। हुआ ये डॉक्टर साहब कि हम मैच देखने चले गए, और जब हम मैच देखकर लौटे, ओम प्रकाश जी ध्यान दीजिएगा, बड़ी आनंददायक घटना बता रहा हूँ, तब तक गाड़ी का प्लेटफॉर्म बदल गया। अच्छा। गाड़ी का प्लेटफॉर्म बदल गया। वो जो पूर्वा एक्सप्रेस जब हम गए थे कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी, 5 से जाएगी नई दिल्ली स्टेशन से 5 बजे। जब तक हम लौट कर आए तो वो गाड़ी दूसरे स्टेशन पर चली गई, और रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली गई, और रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पश्चिम एक्सप्रेस को लगा दिया। चेंज ये हो गया कि पूर्वा एक्सप्रेस की बजाय वहां पर पश्चिम एक्सप्रेस आ गई नई दिल्ली के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। अरुण जेमनी क्रिकेट के मैच देखने के शौकीन, अरे मैं कह रहा हूँ ट्रेन का टाइम हो गया भाई, चलो, अरे रुक जा जरा 1 ओवर और देख लें, अभी पहुंच जाएंगे ना, अभी टाइम है, ये रहा स्टेशन, पहुंच जाएंगे स्टेशन। और वो मैच अभी 4 ओवर और देख लूं, 1 ओवर और देख लूं, और वो खट जैसी लगा कि 5 मिनट बचे हुए हैं। तो हमने अपनी अटैची उठाई और दौड़े भागे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंचे, और सीधे A2 जो भी डिब्बा था हमारा, A2, B2, B3, उसमें घुस गए। इधर हम घुसे और उधर ट्रेन छुक 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 आगे चल रही। तीसरी सवारी डॉक्टर कीर्ति काले। अब हमने कीर्ति काले जी को फोन लगाया कि कीर्ति जी कहाँ हैं? इन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ। कौन सी ट्रेन? कि पूर्वा एक्सप्रेस। पूर्वा एक्सप्रेस में बैठी हैं आप? हम भी पूर्वा एक्सप्रेस में हैं, ट्रेन तो चल चुकी। इन्होंने कहा कि पूर्वा एक्सप्रेस कहाँ चली है? मैं तो पूर्वा एक्सप्रेस के अंदर बैठी हूँ, वो तो अभी 5 मिनट बाद चलेगी, अभी चलने वाली है। पूर्वा एक्सप्रेस के अंदर बैठी हैं आप? हम भी पूर्वा एक्सप्रेस के अंदर ही बैठे, ट्रेन तो चल चुकी। अरे कहाँ चली है? मैं तो बैठी हूँ। इन्होंने अपने यात्रियों से पूछा कि मैं ठीक डिब्बे में बैठी हूँ, तो उन्होंने बताया कि हाँ आप ठीक बैठी हैं। हमने अपने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज आप गलत चढ़ गए, ये पूर्वा एक्सप्रेस नहीं है, ये पश्चिम एक्सप्रेस है। पश्चिम है, जाना है कलकत्ता और चढ़ गए आप मुंबई वाली ट्रेन। तभी कीर्ति काले जी का फोन आ गया, मेरी ट्रेन भी चल पड़ी, मेरी भी चल पड़ी। आगे आगे हमारी वो जा रही है बंबई।
और पीछे पीछे कीर्ति जी की ट्रेन आ रही है और वो जा रही है कलकत्ता। तभी आ गया और आप देखिए कि नई दिल्ली स्टेशन से दोनों ट्रेनें चली और आगे शिवाजी पार्क स्टेडियम पर दोनों ट्रेनों का मिलन शिवाजी पार्क स्टेडियम तक एक साथ था। उसके बाद एक को इस दिशा में जाना था, दूसरी वाली को दूसरी दिशा में जाना था। इत्तेफाक ये हुआ ओम प्रकाश जी कि शिवाजी पार्क स्टेशन पर हमारी ट्रेन जिसका स्टॉप नहीं था वो अचानक रुक गई। पता नहीं क्या कारण हुआ, कैसे हुआ कि वो धीमी पड़ी और मतलब धीमी जैसी लगी हमें कि ये धीमी हो गई, रुकी नहीं थी पूर्ण रूप से। मुझे अभी भी याद है कि पूर्ण रूप से रुकी नहीं थी, लेकिन बहुत धीमी हो गई। और तभी पीछे से दूसरी पटरी पर कीर्ति जी की ट्रेन आ गई, पूर्वा एक्सप्रेस। मैंने और अरुण ने खिड़की से देखा कि वो आ गई पूर्वा एक्सप्रेस। अरुण जैन जी ने कहा कि बेटा खींच दे ट्रेन की चैन। और मैं उस डिब्बे में मतलब चढ़ चुके हैं हम, ट्रेन चल चुकी है, एक मुसाफिर एक डगर के हैं और जाना है कलकत्ता और दोनों अलग ट्रेन में बैठ गए। तो मैंने जिंदगी में एक ही बार ट्रेन की चैन खींची, जो उस दिन खींची उससे पहले भी नहीं खींची थी और उसके बाद भी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं तो ट्रेन की चैन पकड़कर समूचे वजन के साथ पैर ऊपर खींचकर और लटक गया। पूरा चैन खींची नहीं, चैन के साथ पैर ऊपर खींच लिए मैंने कि आज तो ये किसी भी हालत में रुकनी आवश्यक है, वरना तो आयोजक डमरू बजाएगा कि जय भोलेनाथ की, कभी आने थे कलकत्ता और पहुंच गए मुंबई। और उधर हमने कीर्ति जी से कहा कि कीर्ति जी जो कार्य मैंने किया है वो करो आप भी, और आप भी पकड़ो चैन और खींच दो। तो हालत ये हुई ओम प्रकाश जी, इधर से चैन मैंने खींची और उधर से चैन खींची डॉक्टर कीर्ति काले जी ने, और छुप करती हुई दोनों ट्रेनें शिवाजी ब्रिज स्टेडियम पर दाएं बाएं रुक गई। सवारियां नीचे उतर आई, किसने चैन खींची क्या हुआ, टीटी नीचे उतर आया और हम दोनों ट्रेन के बीच में एक ट्रेन और फंसी हुई थी। इधर हमारी ट्रेन, उधर कीर्ति जी की ट्रेन और एक तीसरी ट्रेन कोई लोकल टाइप EMU टाइप ट्रेन बीच में खड़ी हो गई। जैसे ही हम उतरे तो टीटी ने पकड़ लिया, चैन क्यों खींची। अरुण जैमिनी ने बताया कभी लोग हैं गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। इत्तेफाक ये हुआ कि किसी श्रोता ने भी, जो हम मुसाफिर थे, पहचान लिया। उन्होंने कहा साहब ये बहुत बड़े कवि हैं, दिक्कत में फंस गए हैं, और मैंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े। मैं आज भी ये मानता हूँ, फिर एक संदेश देना चाहता हूँ इस संस्मरण के माध्यम से, कि यदि आप संकट की स्थिति में फंस जाएं और गलती भी आपकी हो, संकट में भी फंस जाएं और गलती भी आपकी हो, तो क्रोध दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को संतुलन में रखिए, अपने विवेक को जागृत रखिए, और सामने वाला बोले कि आपने गलती की है तो तुरंत हाथ जोड़कर मान लीजिए कि हाँ जी गलती हो गई है, भूल हो गई है, और अब भूल सुधार के लिए और कोई रास्ता नहीं था। विकट स्थिति के कारण ये ट्रेन की चैन खींचनी पड़ी। जो जुर्माना चाहे वो लगा दीजिएगा, जो करना चाहे कर दीजिएगा, पर वो सामने वाली ट्रेन में कीर्ति काले बैठी हुई है, प्लीज जाने दीजिएगा, प्लीज जाने दीजिएगा। तो मेरे चेहरे पर, अरुण के चेहरे पर जो उस समय दयनीय भाव आए, जो करुणा के भाव आए, जो सहयात्रियों ने कहा कि ये कवि लोग हैं, और टीटी भी स्थिति को भांप गया, तो उसने बहुत उदारता पूर्वक, यदि वो चाहता तो इस सब के बावजूद भी हम ट्रेन ना पकड़ पाते, लेकिन उसने उदारता पूर्वक हमसे कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा और चलिएगा। तो अरुण और मैं अटैची लेकर दूसरी ट्रेन में चढ़े। दूसरी ट्रेन के एक डिब्बे से मैं घुसकर दूसरी तरफ जंप मारी, वहां से जंप मारकर फिर हमने, कीर्ति जी दूर से हाथ हिला रही थी, अपने वहां मैं यहाँ हूँ, हमने कहा कि तुम्हारे डिब्बे में बाद में आ जाएंगे, अभी तो जो सामने वाला है बस इसमें चढ़ जाते हैं। तो जो सामने डिब्बा दिखा उसमें हम चढ़ गए, और इंटरकनेक्ट ट्रेन थी। 7-8 डिब्बे पार करते हुए अल्टीमेटली पराक्रम दिखाते हुए, महाभारत के युद्ध का कौशल दिखाते हुए, और जैसे अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में
चक्रव्यूह का भेदन करा था, समस्त जयद्रथों को, समस्त कौरवों को परास्त करते हुए अल्टीमेटली वहां तो अभिमन्यु फंस गया था, लेकिन यहाँ हम दोनों अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर और कीर्ति काले जी के काव्य रूपी किले तक पहुंचने में हम कामयाब हुए और फिर चने खाते हुए, गाते बजाते हुए कलकत्ता की यात्रा की तरफ हमने। ये तो एक घटना की याद मैं और दिलाऊं, एक बार और ऐसे ट्रेन चूक गए थे, प्रयागराज की जगह पुरुषोत्तम में बैठ गए थे। वो तो आपने संस्करण सुनाया था वो मैंने संस्करण लिखा था उसका, तो प्रयागराज की जगह पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बैठ गए थे। तो कीर्ति जी का क्या हुआ? तो आपको तो टीटी ने मतलब जो भी पैसे मांगे कुछ भी किया? नहीं, कीर्ति जी तो उस ट्रेन में थी ही जिस ट्रेन में हमें जाना था। नहीं, चेन तो उन्होंने भी खींची थी ना? नहीं, वो उसे समझा दिया तो वो भी मान गया। जब मैंने कहा ना कि ट्रेन में जब चेन खींची ना, तो मैंने चेन नहीं खींची, मैंने किसी से खिंचवाई। समझदारी दिखाई। पता ही नहीं था मुझे पता ही नहीं था चेन कैसे खींची जाती है। मैंने किसी से कहा कि ये दो जेमिनी जी ने समझदारी दिखाई। दो कवि लोग हैं, वो जेमिनी जी ने भी समझदारी दिखाई जी। जेमिनी जी ने समझदारी दिखाई तो प्रवीण जी से खिंचवाई, उधर आपने दिखाई किसी और से खिंचवाई। लेकिन एक बात ये है कि हम लोग यात्रा जो करते हैं ना, वहाँ हमारे साथी जो वही होते हैं जो टीटी होते हैं, और वो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन जब भी हम बताते हैं कि हम कवि लोग हैं, हम कवियत्री हैं और इस कवि सम्मेलन से आ रहे हैं, उस कवि सम्मेलन में जाना है, तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी कि किसी ने कोई ऐसी किया हो कि आपको पनिश करना है या नहीं करना है, हम कोई बात नहीं करेंगे, हम कोई आपकी जो भी कुछ हुआ है आपको ध्यान नहीं देंगे। आज तक अगर किसी ने बताया है कि मैं कवि हूँ या मैं कवियत्री हूँ और ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो हर टीटी ने हमारा साथ दिया है। ये कवियों की कितना बड़ा सम्मान है हमारे देश में, बहुत बड़ा सम्मान है। हम बाहर निकलते हैं, जब पता चलता है कि हमारे जो पूर्वजों ने जितने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उस प्रतिष्ठा का फल हमें मिलता है और हमारा भी सम्मान होता है। तो इस तरह से कवियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ, और कई लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है कि आपने बहुत सारे रसों में कविताएं लिखी हैं। आपने श्रृंगार रस की कविताएं भी लिखी हैं, वीर रस की कविताएं, देशभक्ति की भी लिखी हैं, गजलें भी बहुत खूब लिखी हैं। तो आपने मंच पर हास्य रस को ही क्यों चुना कि मैं हास्य के कवि के रूप में लोकप्रिय हूँ या मंच पर? प्रारंभ में आप गजलें भी सुनाने लगे हैं, कई अन्य तरह की भी सुनाने लगे हैं, लेकिन प्रारंभ में आपने हास्य रस के कवि को के रूप में अपने को जनवाने के लिए क्यों आपके मन में इस तरह के भाव आए? डॉक्टर साहब, ये कोई योजनाबद्ध नहीं था, इसको आप नियति मानिए या ईश्वर की इच्छा मानिए। हुआ ये कि मैंने बताया कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं हास्य व्यंग के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा या मुझे हास्य व्यंग में सुनाना है, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ये हुआ कि मैंने बताया आपको कि मैं 84 में जब 8वीं कक्षा में था तब से कविताएं लिखने लगा, और उसके बाद मैं 216 कविताएं लिख चुका था। ये मैंने बताया आपको कि जब मैंने पहली बार कविताएं सुनाई T216 तो डॉक्टर साहब ये हुआ कि मैं लगभग 200 कविताएं उस समय हो गई थी मेरी। मेरे पिताश्री ने कवि सम्मेलन करवाया था शाहदरा में, वेंकट बिहारी पागल जी ने उसका संचालन किया था। ओम प्रकाश आदित्य जी उस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने के लिए आए थे। अल्हड़ जी थे, सुरेश नीरव जी थे, ओम प्रकाश आदित्य जी थे। उसमें अचानक बहुत तेज बारिश आ गई, और ऐसी घनघोर बारिश आई कि तंबू उड़ गया, पेड़ों में तेज आंधी चल पड़ी, बूंदाबांदी शुरू हो गई, और हजारों श्रोता आए हुए थे सुनने के लिए उस समय पर। तो ये हुआ कि इस कवि सम्मेलन को खत्म कर दें या फिर ये कहीं न कहीं शिफ्ट कर दें। तो वहीं बराबर में एक चंद्रलोक जगह है जहां एक मंदिर था, उसका हॉल था, उसमें माइक ऑलरेडी सुबह शाम आरती के लिए लगा रहता था। तो किसी ने सुझाव दिया कि चंद्रलोक मंदिर में कवि सम्मेलन स्थगित कर दिया जाए, और ये कह दिया गया कि सारे श्रोता सब लोग चंद्रलोक मंदिर में चलें, कवि सम्मेलन वहां होगा। तो भीगते हुए, आंधी चल रही है, बारिश चल रही है, और श्रोताओं में कविता सुनने का ऐसा जुनून कि बराबर में मंदिर, सब उस टेंट से निकलकर मंदिर में के हॉल में चले गए। पुजारी से माइक शुरू करवाया, और बाद में 2-3 कवि कविता पढ़ने को शेष थे।
तो ये मैं कारण बता रहा हूँ कि हास्य व्यंग की शुरुआत कैसे हुई। तो ओम प्रकाश आदित्य जी ने वहां कविताएं सुनाई। दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंसू तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूं मैं, दुख तूने दिए मैंने कभी ना शिकायत की, सुख तूने दिए सुख लिए जा रहा हूं मैं, पतित हूं मैं तो तू भी तो पतित पावन है, ओ पतित हूं मैं तो तू भी तो पतित पावन है, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूं मैं, मृत्यु का बुलावा जब भेजेगा तो आ जाऊंगा, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं। और सुनाया उन्होंने कि पाश्चात्य सभ्यता की नग्नता में मग्न है, जो खिल्ली उनकी उड़ाते हैं ये चीड़े चिड़िया, कभी तो किवाड़ कभी खिड़की पे बैठकर प्रेम भरे गीत गाते हैं ये चिड़े चिड़िया, आई लव माई लव ची 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 चू 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 चू। पक्षियों के प्रेम की भाषा ऐसा बोलते थे। ओ आई लव माई लव ची 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 चू 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 चू, चुम्मा चुम्मी चहचहाते हैं ये चिड़े चिड़िया, तुम साल में मनाते एक दिन प्रतिदिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं ये चिड़े चिड़िया वैलेंटाइन डे। तो डॉक्टर साहब हुआ क्या, मैं जो सुन रहे हैं उन्हें भी बता रहा हूं कि ये धुन ये रिद्म मेरे दिमाग पर ऐसी चढ़ गई। मैं कविताएं लिख लेता था, तो मैंने वो लिख ली थी आदित्य जी की कविताएं, और मैं सुबह से शाम तक इस धुन को ही गुनगुनाता रहा, इस धुन में ही लगा रहा मैं। और फिर मुझ में एक आदत थी पहले से कि मैं जिस भी कवि को सुनने जाता था उसकी शैली में मैं कुछ लिख लेता था। जैसे गीतकार को सुना तो मैंने गीत लिखा, नंद किशोर जी उस जमाने के बड़े प्रिय कवि थे, उनको सुना तो उनकी धुन में गीत लिखा, जिस धुन में वो सुनाते थे कि लाल किले पर फर 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 फहरे मस्त तिरंगा, मानव मन में निर्मल निर्झर बहे प्यार की गंगा, लहरे मस्त। मैं ये बता रहा हूँ कि जो जिसकी धुन मुझे अच्छी लगती थी, जब मैं अपने बाल्यकाल में था, मंच पर नहीं आया था उस समय तक, तो मैं उसकी धुन को कॉपी करके गाता रहता था, गुनगुनाता रहता था, और उसकी धुन में कुछ कविताएं लिखने की कोशिश करता था। तो ये परिणाम हुआ कि उधर आदित्य जी की धुन मेरे दिमाग में चढ़ी, तो मैंने 8-10 छंद उस समय पर लिख डाले। बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं अभी, लगातार उनके कमेंट्स भी नजर आ रहे हैं, तो उन सबका भी स्वागत करता हूं मैं। अभी सपना भी मुझे नजर आई हैं, अभी बलराम भी नजर आए हैं, और बहुत सारे लोगों को मैसेज मैंने किए हैं और सब बने हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। तो मैंने बताया कि धुन चढ़ गई दिमाग पर, और आदित्य जी की धुन में मैंने बहुत सारे 8-10-15 छंद, उनकी मात्राएं ठीक थी नहीं थी, तुकांत ठीक थे नहीं थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ना 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 ना, बस ये मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया, रेल चलनी शुरू हो गई, छंद की रेल चलनी शुरू हो गई। तो हुआ क्या कि मैंने एक कविता और लिख ली उसी समय पर, कि वो थी सिचुएशन कविता, कि एक लड़की किसी स्वयंवर में गई और उसने कहा कि मैं किसी कवि से शादी करूंगी, तो उसके पिता ने कहा कि शादी नहीं करेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो वो एक सिचुएशन कविता थी। और उससे पहले जो मेरी आदत थी पिछले 10 साल से, कि जिस कवि को सुनना है उसकी शैली में कविता लिखनी है और कहनी है, तो मेरे पास हास्य व्यंग की 2-3 कविताएं थी उस समय पर, 3, 4, 5, 8, 10 छंद थे मेरे पास जो आदित्य जी की शैली में मैंने लिखे थे, और छोटी छोटी और कविताएं थी। गीत ज्यादा थे, गजल ज्यादा थे, मुक्तक ज्यादा थे। लेकिन जब मैंने पहले कवि सम्मेलन का, हुआ ये कि अचानक निमंत्रण आया पहले बड़े कवि सम्मेलन का, तो अब क्या सुनाऊं। तो कई बार होता ये कि जो सबसे ताजा आपके दिलो जहन में है आप वही सुनाने की कोशिश करते हैं, और उस समय जो सबसे ताजा मेरे पास था, मैंने बताया कि 200 कविताओं के बाद में जो 15-16 कविताएं थी मेरे पास, वो हास्य व्यंग के तेवर की थी और आदित्य जी की शैली से प्रभावित कविताएं थी। तो जैसे ही मेरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में नंबर आया, मैंने वही कविताएं पढ़ दी गाजियाबाद में सन 1990 में, 24 जनवरी 1990, प्रवीण शुक्ल के कवि का जन्मदिन मैं उसी दिन मानता हूँ। उससे पहले 3-4 वर्ष तक मैंने छोटी छोटी गोष्ठियों में कविताएं सुनाई थी और स्कूल की डिबेट में और कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। लेकिन किसी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में, बड़े कवि सम्मेलन में, उसकी अध्यक्षता नीरज जी ने की, संचालन उर्मिलेश जी ने किया था, पमार जी, हुल्लड़ मुरादाबादी जी, रमानाथ अवस्थी जी, सब लोग उस कार्यक्रम में थे।
तो बस ये हुआ डॉक्टर साहब कि अचानक कोई ये सोच विचार का विषय नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मैंने सोचा मैं हास्य व्यंग का ही कवि बनूंगा। मैं तो हर रंग की कविताएं लिख रहा था, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने हास्य व्यंग की कविताएं सुनाई और वो इतनी जमी, वो भी एक संस्मरण है किससे कवि सम्मेलन का कि उस कवि सम्मेलन में मेरा नाम कार्ड पर नहीं था। संयोजक महोदय ने मुझे बुला लिया था मेरी कविताएं सुनकर। मेरे पिताजी उनके बेटे के मित्र थे, हरिप्रसाद शास्त्री जी के। मेरे पिता को वो अपने पुत्र जैसा मानते थे और उर्मिलेश जी से उन्होंने कहा एक नया कवि आया है, आज पहली बार कविता पढ़ेगा। तो उर्मिलेश जी मुझे बुलाना भी भूल गए थे। 7-8 बड़े कवियों ने कविताएं सुना दी, तो शास्त्री जी ने कहा उस लड़के को नहीं पढ़ पाएगा क्या, उसको भी बुला रखा है। तो बोले अरे मैं तो नाम ही भूल गया, इसका नाम कार्ड पे नहीं था, चलिए लाइए बुलवाता हूँ। तो हुल्लड़ मुरादाबादी भी उस समय तक कविता पढ़ चुके थे जब मुझे कविता पढ़वाई गई मेरे पहले कवि सम्मेलन में, क्योंकि वो अचानक उर्मिलेश जी भूल गए थे, लेकिन उसका मुझे फायदा हुआ। शुरू में पढ़वाते तो शायद वो जमा हुआ माहौल ना मिलता। फायदा मुझे ये हुआ, कई बार मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरा दोस्त है। कीर्ति जी, मैं कई बार कहता हूँ ईश्वर मेरा दोस्त है। मेरे जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी हैं जब ईश्वर ने खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि चल घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आगे लेकर चलूंगा। और वो मुझे जहां भी मैं था वो मुझे आगे लेकर चला गया। तो वहां भी ईश्वर ने मेरा साथ दिया। एक जमा जमाया कवि सम्मेलन मुझे मिला पहले कवि सम्मेलन में ही, और लोगों ने बहुत मन के साथ मुझे सुना, बहुत भरपूर प्यार के साथ सुना। तो ये धारा फिर हास्य व्यंग के कवि के रूप में ही शुरू हो गई। बाद में मैंने अन्य रसों में भी कविताएं सुनी। एक बात और इसी क्रम में कहना चाहूंगा, लगे हाथ फिर प्रश्न ना छूट जाए बीच में, विषय अंतर हो जाएगा। मैं ये मानता हूं जैसे आपने भी सभी रसों में कविताएं लिखी, हमारे कई कवि हैं, सत्तर जी ने बहुत रसों में कविताएं लिखी हैं, अशोक चक्रधर जी ने विभिन्न रंगों में कार्य किया है। तो मैं ये मानता हूं कि कवि को धारा में मत बांधिए। हो सकता है कि कोई कवि गीत का बहुत श्रेष्ठ कवि हो सकता है कोई कवि वीर रस का श्रेष्ठ कवि हो सकता है कोई कवि हास्य व्यंग का श्रेष्ठ कवि हो, लेकिन यदि किसी को ईश्वर ने वरदान दे दिया है कि वो सभी रसों में लिख सकता है, तो उसे उसकी कमी मत मानिएगा, ये उसकी एक अलग खूबी है। ऐसे मान लीजिए कि एक गृहिणी कढ़ी बहुत अच्छा बना सकती है, दूसरी कहती है कि साहब मैं तो आलूदम बहुत अच्छा बना सकती हूँ, तीसरी कहती है मैं खीर बहुत अच्छा बना सकती हूँ, चौथी कहती है कि मैं हलवा बहुत अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन पांचवी कहती है कि मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति काले है। मैं इस रसोई की ऐसी विशेषज्ञ हूँ क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति काले है, तो मैं नव रसों से सुसज्जित भोजन, आप जो कहेंगे आप कहिए, मैं सब कुछ ही अच्छा बना दूंगी। प्रश्न ये है कि आप छंद में हैं, मीटर में हैं, आप किसी स्तर से गिरकर तो कविताएं नहीं कह रहे हैं, आप जबरदस्ती तो नहीं कह रहे हैं, अनावश्यक तो नहीं कह रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन यदि आप हर रस में अच्छा कह रहे हैं तो इसे आप ईश्वर की कृपा मानिए, और ये मानिएगा कि माँ सरस्वती ने जब छींटे मारे तो उसने आप पर 9 छींटे फालतू मार दिए कि हे कीर्ति काले, हे प्रवीण शुक्ल, लो तुम्हारे पर 9 छींटे मार दिए, 9 के 9 रसों में लिखो और हर तरफ अलग अलग ढंग की कविताएं सुनाते हुए लिखो। ये जो लिखने का जो बात कही है, हमारे पूर्ववर्ती कवियों ने और लेखकों ने भी हर तरह का लिखा है। महादेवी वर्मा जी ने संस्मरण भी लिखे हैं, महादेवी वर्मा जी ने गीत भी लिखे हैं, महादेवी वर्मा जी ने हर तरह की रचनाएं लिखी हैं, निराला जी ने हर तरह की रचनाएं लिखी, उपन्यास तक लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, लेकिन कवि के रूप में प्रसिद्ध अधिक हुए। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक भी लिखे हैं, रेखा चित्र भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखा है, महाकाव्य भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो ये तो उसकी अतिरिक्त प्रतिभा है। लेकिन अब समय घड़ी की सुइयां आगे आगे चलती जा रही हैं, लेकिन बातें इतनी सारी हैं, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, अभी ऐसा लग रहा है मैं क्या क्या बातें निकलवा लूं। विदेश में भी बहुत गए हैं, काव्य गौरव सम्मान मिला है न्यूयॉर्क में, और कई सारे ये पक्ष तो हमने कवि का देख लिया, लेकिन एक संयोजक का पक्ष मैं अवश्य जानना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि संयोजक, बहुत सारे मैं देखती हूँ फेसबुक पर तमाम तरह के लोग होते हैं, और ये कहते हैं कि संयोजन अपने अपने लोगों को संयोजन करते हैं, तो अपने अपने लोगों को बुला लेते हैं, एक गुट बना रखा है, बाहर के लोगों को आने नहीं देते, और पता नहीं क्या कैसे कैसे खिचड़ी पका रखी है। और कई बार ये भी आरोप लगाते हैं कि संयोजक होता है वो कवियों को कम कम पैसे देता है, स्वयं पूरे पूरे रख लेता है। एक संयोजक की क्या क्या परेशानियां भी हो सकती हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस बारे में लोग शायद कम समझते हैं। आप बहुत बड़े संचालक भी हैं, संयोजन भी बहुत अच्छा करते हैं,
तो थोड़ा सा थोड़ी सी टिप दीजिए लोगों को, बताइए कि एक संयोजक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और कितना बड़ा रिस्क होता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया है और लगभग मेरे मन का प्रश्न आपने पूछा है। हरि प्रकाश जी भी मुझे नजर आ रहे हैं, शायद आगे हैं वो भी स्क्रीन पर। हरि प्रकाश जी है ना नीचे, ओम प्रकाश जी के नीचे? अच्छा, वो तो कोई शायद विज्ञापन चित्र है, उनका चित्र चल रहा था, दिखाई दे रहा था, लेकिन वो सुन तो रहे हैं पूरा कार्यक्रम। जी जी, मैं ये बताऊं डॉक्टर साहब, मुझसे यदि कोई ये पूछे कि कवि सम्मेलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो देखिए मैं ये मानता हूं कि जो कवि सम्मेलन का संयोजक है, वो मेरी दृष्टि में कवि सम्मेलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष वही है। श्रोता महत्वपूर्ण पक्ष में नहीं मानता। और मैं ये मानता हूं जो श्रोता उस काव्य समारोह में आए हैं सुनने के लिए, वो ऐसे हैं जैसे किसी रेस्टोरेंट में भूखे लोग आ जाएं, जिन्हें भूख लग रही है खाना खाने के लिए, और उनको खाने में दाल रोटी मिलेगी, तो खाने तो वो दाल रोटी आए हैं लेकिन बहुत भूखे हैं वो। दाल रोटी मिलेगी तो वो दाल रोटी खा लेंगे। रेस्टोरेंट का मालिक कहेगा यार दाल रोटी नहीं है आज, तो ब्रेड ही उपलब्ध है, तो वो ब्रेड खा लेंगे। वो कहेगा जी आज तो आपको ब्रेड भी नहीं मिलेंगे, मैं तो चाउमीन खिला सकता हूँ, तो वो चाउमीन खा लेंगे। वो कहे जी चाउमीन भी नहीं है, मैं तो आपको केवल ये अन्य दूसरे व्यंजन पाव भाजी खिला दूंगा, या आपको मट्ठी खानी पड़ेगी चाय के साथ, और भूख बहुत जोर से लग रही है, तो जो मिलेगा वो खा ले। भले ही चने चने खिलाने पड़े, काले चने उबले हुए चने प्याज के साथ खाने पड़ेंगे तो वो भी खाएगा वो। तो खिलाएगा कौन? खिलाएंगे वो कवि जो वहां आए हैं। आप ये मान लीजिए कि श्रोता तो एक अपनी काव्य पिपासा लेकर आया है, काव्य की भूख लेकर आया, और उसकी भूख को शांत कौन करेगा? उसकी भूख को शांत करेंगे वो कवि, काव्य पिपासा को जो आमंत्रित है। और वो कवि जो काव्य पिपासा को संतुष्ट करने के लिए आए हुए हैं, उन्हें बुलाया किसने है? वो खुद नहीं आए। कोई कवि, चाहे वो वरिष्ठ कवि है, चाहे वो कनिष्ठ कवि है, चाहे वो छोटा बड़ा कवि नहीं बोलता मैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है, कवि कवि है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। आयु की दृष्टि से बहुत बड़ा, आयु की दृष्टि से बड़ा कवि हो सकता है, उतनी अच्छी कविताएं ना लिखता हो जितना कोई बहुत नया कवि उसको काव्य की समझ हो वो लिखने लगे। तो वरिष्ठ और कनिष्ठ जो भी आए हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ वहां जो भी उपलब्ध आए हैं, वो आए हैं संयोजक के आमंत्रण पर। बिल्कुल। संयोजक वो व्यक्ति है जो सब कवियों को जानता है कौन क्या सुनाएगा। अब ये आरोप लगाना, मैं इसको बिल्कुल निराधार मानता हूं, और ये बेसिर पैर की बातें आजकल मंच पर शुरू हुई कि मंच पर तो लतीफे सुनाए जा रहे हैं, मंच पर तो कविता खत्म हो गई, मंच पर तो वाहियात बातें होने लगी, मंच पर तो, अरे भाई मुझे ये बताओ कि जो वाहियात बात सुनाते हैं, जो वाहियात बात करते हैं, जो लतीफे सुनाते हैं, जो द्विअर्थी संवाद करते हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो जबरदस्ती आकर उस मंच पर चढ़ गया, जबरदस्ती माइक पर आ गया, जबरदस्ती आकर उसने वो बातें करनी शुरू कर दी, जबरदस्ती उसने लतीफे सुनाने शुरू कर दिए, जबरदस्ती उसने द्विअर्थी संवाद बोलने शुरू कर दिए? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं आया। उसे भी अन्य कवियों के साथ ससम्मान बुलाया गया है। उसे भी कहा गया है कि हे महोदय आप आइएगा, आप सुनाइएगा, और उसके बारे में पहले से पता है कि ये आकर क्या सुनाएगा। कोई अपने घर से चलकर मंच तक आने तक किसी ने रामचरितमानस नहीं लिखी, किसी ने कविताएं नहीं लिखी, किसी ने काव्य पाठ की शैली विकसित नहीं की। सबके बारे में सबको पता है, विशेष रूप से उस संयोजक को पता है कि वो जिसको बुला रहा है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। ये उस संयोजक को पता है कि मैं लतीफे वाले को बुला रहा हूं, मैं कविता वाले को बुला रहा हूं, मैं द्विअर्थी संवाद वाले को बुला रहा हूं। ये उस संस्था को पता है कि वो किसको बुला रही है। अब आपने जिसको बुलाया है तो वो वही तो करेगा जिस कार्य के लिए आपने उसे बुलाया है। तो आप दोष किसे देंगे? उस कवि को देंगे? आप श्रोता को देंगे? नहीं, इसके लिए सबसे जिम्मेदार है वो व्यक्ति जिसका आपने जिक्र किया, संयोजक। यदि संयोजक समझदार है और वो कवि सम्मेलन की टीम बनाता है, तो वो अपने आयोजकों को पहले समझा सकता है कि देखिए ये व्यक्ति विशेष हमारे मंच के अनुकूल नहीं है। यदि यह आएगा तो इसका मंच पर गलत प्रभाव पड़ेगा, आपके मंच की इससे गरिमा भंग होगी। और बतौर संयोजक 30 वर्षों में मैंने महसूस ये किया है कि यदि आपकी दृष्टि ठीक है, यदि आपकी इमेज ठीक है, यदि आप छोटे छोटे समझौते नहीं करते, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना करेगा। एक बार एक संयोजक मेरे यहाँ आए थे, क्योंकि हम घर में बैठे हैं, सब कभी जुड़े हुए हैं, तो मेरे इसी ड्राइंग रूम में, जिस ड्राइंग रूम में मैं बैठकर बात कर रहा हूँ, जैन समाज के लोग थे, और उनमें वो 4 लोग मिलने के लिए आए। तो
एक किसी व्यक्ति ने कहा कि भाषा उनकी बहुत शोभनीय नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ दो कवित्री भी रखें और वो कवित्री थोड़ी सी सुदर्शना, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, इस तरह की भाषा उन्होंने कही। तो जैसे ही उन्होंने ये भाषा कही, मैंने अपने ड्राइंग रूम में तुरंत उनको उसी क्षण रोक दिया, उसी पल मैंने कहा कि सर प्लीज आप अपने शब्दों को संतुलित कीजिएगा और आप ये कहिएगा कि हम अच्छी कवित्री बुलाना चाहते हैं, अच्छी सुनने वाली बुलाना चाहते हैं, अच्छी कविता लिखने वाली बुलाना चाहते हैं, या किसी रस विशेष की बात कीजिएगा। आप मेरे कवि मित्रों के बारे में या मैं जिस परिवार से जुड़ा हूं उसके बारे में कृपया गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वहां बैठे हुए 3 अन्य संयोजकों ने उसे डांटा, जो उसके साथ आए थे, उसे डांटा कि नहीं तुम ये क्या बेहूदगी की बात कर रहे हो, प्रवीण जी हैं हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, ये जो निर्णय करेंगे सही करेंगे। अब यदि वो संयोजक नामक पक्ष ही उनके साथ शामिल हो जाएगा कवि सम्मेलन के लालच में कि ये कहीं रूठ कर ना चले जाएं, ये कहीं कवि सम्मेलन का संयोजन मेरे से छीन कर किसी दूसरे को ना दे दें, और वो उनकी भाषा प्रवीण जी का लग रहा है इंटरनेट का कुछ इशू है, संस्था को भी होगा, कवि सम्मेलन को भी होगा और कवि सम्मेलन की संस्था को भी होगा। तो मैं समझता हूँ संयोजक एक सर्वाधिक जिम्मेदार पक्ष है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस खानदान में खड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इन दिनों क्या आ गई है कि अधिक व्यावसायिकता के चलते कुछ हमारे मित्र कहूंगा, मैं कुछ भी कहूंगा, तो वो समझौतावादी रुख की तरफ आ गए हैं। हमें केवल उससे बचने की जरूरत है। हम अपने पर गर्व करें कि हम किस खानदान में हैं। हम तुलसी के, मीर के, गालिब के खानदान के लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें इस देश का प्रधानमंत्री भी इज्जत देता है। नीरज जी आते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी उठकर इज्जत देते थे। मैं ये कहना चाहता हूं इस पटल के माध्यम से कि वो इज्जत अभिनेताओं को इस देश ने नहीं दी, वो इज्जत नाटक वालों को इस देश ने नहीं दी, वो इज्जत अभिनय करने वालों को, गाने वालों को, गायन वालों को भी नहीं मिली। हो सकता है उन्हें पैसे ज्यादा मिलते हों, लेकिन जो प्रतिष्ठा कवियों को, लेखकों को इस देश में मिली है वो हमारी कविताओं के कारण नहीं। मैंने आपको बता दिया कि हम तुलसी के, सूर के, मीरा के, हम गालिब के, जिगर के खानदान के लोग हैं, हम दाग के खानदान के लोग हैं। तो कम से कम हमें यह समझना चाहिए कि हमारा खानदान क्या था और हम किस खानदान में खड़े होते हैं। यदि हम अपनी रिवायत की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी उस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे और चंद सिक्कों के लिए हम अपने उस खानदान की रिवायत को बेचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे ना रचनाकार का भला होगा, ना खानदान का भला होगा और ना हमारी कविता का भला। इसलिए संयोजक को हर स्थिति में ये समझना चाहिए कि वो क्या है, उसका किरदार क्या है, उसे क्या करना चाहिए। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, आप समझ लीजिए मेरी बात, यदि यहाँ जुड़े हुए लोग भी हैं, यदि आपका किरदार मजबूत होगा। मैं गाजियाबाद में कवि सम्मेलन करता हूँ, 29 साल हो गए, आज तक उसका संयोजन करते हुए एक भी घटिया कवि को, एक भी द्व्यर्थी कविता सुनाने वाले को उस कवि सम्मेलन में मेरे संयोजन में सहभागिता करने का अवसर आज तक नहीं मिला। इसलिए गाजियाबाद में किस तरह से कविताएं सुनी जाती हैं, किस तरह से लोग, आप तो अनेक बार गई हैं डॉक्टर साहब वहां, किस तरह से वो शहर आज भी कविता की विरासत को संभालता है, इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि एक संयोजक की है। और जो मैं कह रहा था कि 4 कवि सम्मेलन छूट जाएंगे, तो आप विश्वास रखिएगा प्रवीण शुक्ल प्रेरणा दर्पण के मंच से उनकी अध्यक्षता की उपस्थिति में कह रहे हैं, 4 छूटेंगे तो 8 लौट कर आएंगे कि इससे बढ़िया व्यक्ति, इससे बढ़िया समझदार व्यक्ति नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, अपनी काव्य प्रतिभा पर भरोसा रखिए। बहुत खूब, ये बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल खरी बात कही है कि जो कवि सम्मेलन के लालच में कि कहीं ये कवि सम्मेलन हमारे हाथ से न छूट जाए। अगर किसी संयोजक को ये डर होता है, वो अपनी बात किसी भी आयोजक से मनवा ही नहीं सकता। लेकिन जब ये डर निकल जाता है कि अगर आयोजक को कार्यक्रम अच्छा कराना है तो उसे हमारे पास ही आना पड़ेगा, और हम भले ही वो हमारे पास लौट कर ना आए तब भी हम टीम बनाएंगे तो स्तरीय टीम ही बनाएंगे और अच्छे कवियों को ही बुलाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात के साथ घड़ी की सुइयां आगे आगे चलती जा रही है, लेकिन बहुत सारी बातें आज इस पटल पर हुई हैं। कवि सम्मेलन से जुड़ी हुई बहुत रोचक संस्मरण भी हमने सुने हैं और संस्मरणों के साथ साथ में कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हुई हैं।
कई विचारोत्तेजक बातें भी इस मंच से हुई हैं। कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और बहुत वरिष्ठ लोग भी सुन रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे अब मैं कहना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कुछ लोगों के नाम जो अभी तक जुड़े हुए हैं उनके लीजिए, और सक्रिय श्रोता अगर कोई और भी हो उनके नाम भी अगर आप बताना चाहें तो बताएं, फिर हम इस कार्यक्रम का समाहार करें। जी, काफी वरिष्ठ कवि भी बहुत जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। आदरणीय राजकुमार रंजन जी हैं और शाद सिद्दीकी जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। राजेश राज फेमस जी हैं, संगीता ताम्रकार जी हैं और राव शिवराज पाल जी हैं, नवीन शुक्ला जी हैं, प्रवीण कुमार पांडे जी हैं और ग्वालियर से आदरणीय साजन ग्वालियरी जी हैं, हमेशा हमारे कार्यक्रम देखते हैं। बहुत आभार सर, आपका हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। डॉक्टर पुनीत कुमार जी हैं, अलका अग्रवाल जी हैं, ललिता कल्याणी जी हैं, सुनीता पुनिया जी हैं, केसर देव मारवाड़ी जी हैं, सपना सोनी जी हैं, जैसा कि प्रवीण जी ने भी नाम लिया, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। प्रशांत उपाध्याय जी हैं, मंजू शाक्या जी हैं, आप भी हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ब्रज नारायण वशिष्ठ जी हैं, वीना मित्तल जी हैं और जैसा कि हम पहले ही नाम लिए, ममता लड़ीवाल जी, देविंद्र कौर जी, गुज्जल ओम प्रकाश जी, संगीता नाथ जी, दिनेश झा जी, मीरा सलभ जी। ओम प्रकाश जी, बीच में कहना चाहूंगा, ये देखिए, ये मेरा पूरा काव्य परिवार जी, बिल्कुल सर, जी, तो और साजन भाई भी जुड़ गए हैं। तो ये सब वो लोग हैं जिनकी आशीष छाया हमेशा मेरे। बिल्कुल 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 जी। प्रवीण जी का नेटवर्क शायद कुछ इश्यू हो रहा है वहां पर। तो ये सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का हार्दिक आभार। किसी श्रोता का नाम अगर छुड़ गया हो मुझसे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश तो की सभी के नाम नोट करने की। उनका भी हार्दिक स्वागत है अगर हम किसी के नाम नहीं ले पाए हों। जी, राजीव राज फेमस जी हैं, हाँ, राजीव वत्स जी भी हैं। जी जी, राजीव वत्स जी का भी हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया, आज सक्रिय श्रोता सम्मान जिन जिनको दिया गया, डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी, बलराम श्रीवास्तव जी, सुनीला नारंग जी, राजीव राज जी और गुज्जल जी और स्वदेश चरोरा जी, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुज्जल जी का तस्वीर हमें नहीं मिल पाई, मैंने उनसे निवेदन भी किया था लेकिन वो शायद नहीं दे पाए। ये आगे भी हमारे इन कार्यक्रमों से आप लोग जुड़े रहिए। और चरोरा जी हैं, राजीव राज जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मंच की ओर से आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। जी कीर्ति जी, हम इस कार्यक्रम का समाहार करने से पहले मैं एक बहुत दुखद सूचना देना चाहूंगी कि जिन्हें आज सक्रिय श्रोता सम्मान मिला है, श्री अक्षय प्रताप अक्षय जी मेरे भाई हैं और मैं उनकी माता जी का आज देहांत हो गया है, तो हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे और पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे, शक्ति। ओम शांति। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। बहुत लोगों ने ये कमेंट लिखे हैं कि बहुत सफल कार्यक्रम रहा, बहुत सारी बातें सीखने समझने को मिली। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला अभी तक इस कवि सम्मेलन का, इस मंच पर इस तरह का किसी ने नहीं बोला है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें जो डॉक्टर प्रवीण शुक्ला ने बहुत व्यावहारिक बातें भी बताई हैं। जैसा कि मैं भी हमेशा कहती हूँ कि छद्म जीना बहुत कठिन लगता है, छद्म जिया नहीं जा सकता। मैं स्वयं छद्म नहीं जीती हूँ, संबंधों को निभाती हूँ और संबंध पहले तो बनाती नहीं हूँ किसी से, लेकिन जब संबंध बनते हैं तो उसे पूरे जीवन भर निभाने का प्रयास मैं करती हूँ। तो इसी तरह हमारी प्रेरणा दर्पण की भी टीम है, बहुत सारे लोग इसमें हैं। एक शेर सुन लीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब कीर्ति जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी श्रोताओं का भी आग्रह है कि एक रचना से प्रवीण जी की आज का समापन हो। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के लिए आग्रह करना चाह रहा था आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोई रचना सुना दीजिए, उससे हम समापन करेंगे। रचना क्या, समय बहुत हो गया डॉक्टर साहब। रचना क्या, मैं एक छोटी सुना दीजिए, एक छंद सुना दीजिए, छंद सुना दीजिए, कोई शेर सुना दीजिए। आप शुरुआती छंद सुना दीजिए जो अच्छा, आपने मैं शेर मैं वो सुना। हम सब याद है, मुझे वो भी याद है, मैंने सबसे पहली कविता क्या लिखी थी। लेकिन मैं अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, वो मुझे अचानक याद आया। प्रवीण जी को वो भी याद है जो इन्होंने नहीं लिखा।
वो भी याद है कि मुझे अभी क्या लिखना है। मुझे एक भीष्म पर एक खंड काव्य लिखना है और वो लिखना है मुझे ये भी याद है कि भीष्म पितामह पर एक खंड काव्य की मुझे एक रचना करनी है। एक दोहों की पूरी किताब, अभी लगभग 250 दोहे मेरे प्रकाशित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 700 दोहे मैं पूरे करूं। तो जो है वो तो सब मस्तिष्क में है, ईश्वर कराएगा तो सब होगा। लेकिन जो अभी कीर्ति जी ने कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने बहुत सारी बातें बोली। मैं कहता हूं कि दो लालच आप अपने दिमाग से उतार दीजिएगा तो सब कुछ जीवन ही सीधी रेखा में चलना शुरू हो जाएगा। और मेरी कोई कामना नहीं है, मैं इस हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि नहीं बनना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं इस पटल के माध्यम से, सुन लें सारे लोग, सुन लें कि मेरी कामना नहीं है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि हो जाऊं। मेरी कामना नहीं है कि मैं सबसे बड़ा स्टार हो जाऊं। मेरी कामना नहीं है मुझसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाए कवि के रूप में। मेरी ऐसी कामना नहीं है। मेरी कामना यह है कि यदि कोई मेरे नाम मेरी कामना यह है कि वो इस रूप में लिया जाए जैसे अल्हड़ बीकानेरी का नाम लिया जाता है। मेरी कामना यह है कि वो ऐसे लिया जाए जैसे मंगल नसीम जी का नाम लिया जाता है। तो जब कामना ही नहीं है ज्यादा कुछ पाने की, तो फिर छल छद्म करने की जरूरत क्या है। मैं केवल ये कहता हूं कि ज्यादा कुछ पाने की, कामना ही नहीं है ज्यादा कुछ पाने की। मैं केवल ये कहता हूं कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है कुछ, डबल आवाज आने लगी। कोई बात नहीं, ऐसी अनुगूंज होती रहती है अच्छी बातों की ब्रह्मांड में। कोई फोन चलिए, जाने किसका हौसला हूँ मैं अंतिम शेर जो मैंने आपका लिखा, चलिए वो सुनना चाहते हैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। चलिए, उससे पहले मैं वो सुना रहा था कि कभी कभी की बात नहीं है मेरे संग अक्सर चलता है। कभी कभी की बात नहीं है मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। और ये पंक्तियां थी जो मैंने आपसे कही कि इन्हें जीवन में उतार लीजिए। मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी नहीं उतार पाया पर कोशिश कर रहा हूँ। आपसे भी सीखता रहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा आपसे भी सीखता हूँ। मैंने बहुत बेचैन जी से सीखा, मंगल जी से सीखा, अशोक चक्रधर जी से सीखा, आदित्य जी से, अल्हड़ जी से सीखा कि कभी कभी की बात नहीं है मेरे संग अक्सर चलता है। घर से बाहर रहता हूं तो मेरे भीतर घर चलता है। और ये शेर निवेदित करता हूं कि दौलत शोहरत एक तरफ रख जिसने यहाँ फकीरी जी ली। दौलत शोहरत एक तरफ रख जिसने यहाँ फकीरी जी ली। ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चलता है। दो लालच अपने दिमाग से उतार दीजिएगा, एक दौलत का, एक शोहरत का। दोनों को एक तरफ रख दीजिएगा, उसके बाद जिंदगी सीधी रेखा में चलेगी और अच्छी चलेगी। जो डॉक्टर साहब ने कहा, अंत में वो शेर सुना देता हूं, जल्दी जल्दी सुना देता हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। जाने किस किस का हौसला हूं मैं और तू मेरी रूह में समाया है। तू मेरी रूह में समाया है। तू मेरी रूह में समाया है। जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं आप, उसके लिए कह सकते हैं। मेरे भीतर से निकला हुआ शेर है अनुभूति के साथ कि तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। और अंत में एक छंद सुन लीजिएगा, हास्य व्यंग के कवि के रूप में अंतिम छंद, और आज के इस बातचीत को विराम देंगे। चमचे की विशेषताएं, कैसे कैसे चमचे पाए जाते हैं देश में। सुनने वाले सोचेंगे हास्य व्यंग का कवि है और हास्य व्यंग की नहीं सुनाई। तो चलिए ओम प्रकाश जी, आपकी भी मांग भर देता हूं मैं। आपने कहा था कि सबसे पहले क्या सुनाया था, सबसे पहले क्या सुनाया था। तो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच पर जब मैं पहली बार खड़ा हुआ तो मैंने जो पहली कविता सुनाई थी वो सिंहावलोकन छंद था। पहली पंक्ति जहां खत्म होगी दूसरी वहीं से शुरू होगी, दूसरी जहां खत्म होगी तीसरी वहीं से शुरू होगी। जैसे शेर दाएं बाएं देखता हुआ चलता है। रोटी से शुरू करूंगा, रोटी पर खत्म करूंगा। सुनिए कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। पहली पंक्ति मोटी पर खत्म हो रही है, दूसरी मोटी से शुरू होगी।
कि रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी, आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं, घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं, चूमू झूमू नाचू गाऊं ताता ताता ठैया, ठैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हूं मैं बक्से गरम से हूं बिगड़े कर्म से ही चूम लूं मैं चोटी, चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी, रोटी, चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, चाहे पतली सी होवे। बहुत बढ़िया। और अंतिम छंद वो सुन लीजिएगा जो मैंने कहा था, चमचे की विशेषताएं, हास्य व्यंग का छंद है और उसी शैली का छंद है जिस शैली से मैंने शुरुआत की थी आदित्य जी से प्रेरित होकर। जी स्वागत है। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। ये अल्लड़ जी ने सुना था कीर्ति जी, तो अल्लड़ जी ने कहा कि इसमें ये 3-4 दुकान थे तुमने इस्तेमाल कर लिए। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा, नेताजी के बंधन में हर अभिनंदन में उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा, उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा, ओ नेताजी हंसे तो मुंह तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ चमचा, गधे के सींग जैसा गुम हुआ। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और अल्लड़ जी ने भी एक चमचे के ऊपर बहुत अच्छी रचना मेरे ख्याल से लिखी थी, बहुत बड़ी रचना है वो चमचों के ऊपर। चलिए अल्लड़ जी भी मेरे गुरु थे, उनका भी एक छंद सुन लीजिए, आपने उनका नाम याद दिला दिया। मेरे बड़े प्रिय थे अल्लड़ जी और मैंने बहुत छंद, मैं 1 घंटे तक आदित्य और अल्लड़ जी की कविताएं सुना सकता हूँ आपको, 1 घंटे से भी ज्यादा निराला जी की कविताएं सुना सकता हूँ आपको, मैं कामायनी का पूरा सर्ग सुना सकता हूँ जयशंकर प्रसाद का आपको। अरे आजकल हमारे बहुत नए कवि जो आते हैं उन्हें लगता है कि डॉक्टर कीर्ति कालेज ने तालियां बजवाई, प्रवीण शुक्ल ने तालियां बजवाई, अन्य लोगों को भी उन्हें लगता है कि ये तो बस ताली बजवा। ऐसा नहीं है साहब, आपको बड़ा रचनाकार बनने के लिए बहुत सारे बड़े लोगों की रचनाओं से गुजरना पड़ेगा। मेरे को नए कवि फोन करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो आप कैसे, हम कैसे कविताएं, मैं कहता हूँ बड़े रचनाकारों की कविताएं पढ़ो। और अब तो यूट्यूब ने सुलभ कर दिया है, लेकिन यूट्यूब से आप प्रस्तुतिकरण सीख सकते हैं, कविता लिखना नहीं सीख सकते। बिल्कुल सही। प्रस्तुतिकरण आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, और कविता अच्छी लिखना सीखना चाहते हैं तो कवियों की पुस्तकों तक जाइएगा। यूट्यूब से वो आपको नहीं सिखाएगी, वो प्रस्तुतिकरण सिखाएगी, लेकिन आपको किताबों से पढ़ना पड़ेगा। आदित्य अल्लड़ जी का भी एक छंद सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें अल्लड़ जी का स्वागत। चाल मुझ तोते की बुढ़ापे में बदल गई, बदली कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी। और प्रकाश जी कि चाल मुझ तोते की बुढ़ापे में बदल गई, कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी। बहुएं हैं 3-3 घर में मगर खुद कपड़े रख धोती मेरे राम जी। हंसी रही मोह में जवानी से बुढ़ापे तक, हंसी रही मोह में जवानी से बुढ़ापे तक, तोते पे नजर कब होती मेरे राम जी। पहले 5 बेटे बेटी साथ में सुलाए, अब पहले 5 बेटे बेटी साथ में सुलाए, अब सो रहे हैं पोती और पोते मेरे राम जी, सो रहे हैं पोती और पोते मेरे राम। तो अपने समस्त गुरुओं को, समस्त चाहने वालों को, समस्त आशीर्वाद प्रदाताओं को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और एक नाम और नहीं लूंगा तो गड़बड़ रह जाएगी, ये संजना सुन रही है। जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने में कीर्ति जानती हैं कि संजना ने भी हमेशा एक पिलर के रूप में हमेशा मुझसे कहा है, वो भी साथ में बैठा ले, उनका भी चेहरा जरा दिखा दे तो अच्छा है। संजना तो संजना ने हमेशा, संजना 1 सेकंड आ जाओ जरा, कीर्ति जी बुला रही है। कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। वो कह रही है मैंने वस्त्राभूषण बदल लिए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छे दिख रहे हो आप तो, अच्छे दिख रहे हो। आ जाओ, इधर 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 आना पड़ेगा, इधर आ जाओ।
तो संजना को भी क्रेडिट इसलिए जाता है कि उसने हमेशा, कीर्ति जी वो अभी भी कहती है मुझसे, ऐसी ऐसी शायद जीवन संगनी बहुत कम लोगों के पास होंगी। वो कहती है नौकरी भी छोड़ दो, बाकी व्यवसाय कार्य व्यापार जो करते हो सब छोड़ दो, आपको ईश्वर ने कविताओं को लिखने और पढ़ने लिए बनाया है, तो अपनी सारी ऊर्जा यहीं लगाइए। तो हमेशा उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है, और हमेशा ये कहा है कि अपने मन के काम करो, कविता की धारा में काम करो, और उस काम को करो जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। स्कूल चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने इस काव्य की सेवा के लिए बनाया है। तो जरा ऐसे कर दो कि हाँ मैं ऐसे कहती हूँ या नहीं कहती हूँ, ये वाला हाथ उठाना पड़ेगा ये। तो ये संजना ने भी, लीजिए मैंने इसके माइक लगा दिया है। तो इसने हमेशा यही कहा है कि आप अपने मन के कार्य करिए और जिस कार्य से खुशी मिलती है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि आपके विवाह से पहले से मैं आपसे परिचित हूँ, और जब विवाह हुआ और संजना आई घर में, और उसके बाद किस तरह से परिवार को संभाला और पूरा साथ दिया है, पूरी प्रेरणा बनकर आपके पीछे रही हैं, सारा काम घर का संभालते हुए, स्कूल भी संभालते हुए, सब कुछ। इतनी अच्छी जीवन संगिनी अगर हर कवि को मिल जाए तो उसकी ऊर्जा वास्तव में ऊर्ध्व तक पहुंच जाए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में। हाँ हाँ, और कुछ? हाथ जोड़ रही है, कह रही है सब आपका ही आशीर्वाद है। इसको ये वाक्य ही बोलना आता है, इसके अलावा ज्यादा बोलना नहीं आता है, कि सब आपका ही आशीर्वाद है, सब आपकी शुभकामनाएं हैं। और ये बात और बता दूं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कि रात के 2 बजे भी यदि 5 लोग मेरे साथ हैं और मुझे पता है कि घर में खाना नहीं बना हुआ है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि घर चलो खाना खाकर सोएंगे, आज रेस्टोरेंट में नहीं मिला या आयोजन में नहीं मिला, तो मुझे पता है कि मैं फोन करूंगा तो संजना मुस्कुराती हुई खाना बनाकर तैयारी करती हुई मिलेगी, और सबकी तैयारी पूर्ण करके, और खाली ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, बनाने का, खिलाने का और सबसे मुस्कुराकर बात करने का, ये इसकी संजना की हॉबी है। और एक और हॉबी है, ये बता दूं मैं, कि ये अपने हाथ से ठाकुर जी के 100 से ज्यादा वस्त्र बना चुकी हैं। अभी घर में देवी माँ का पूजन किया है, बाजार में मिलते हैं वस्त्र बने बनाए, लेकिन अपने हाथ से सिलना, अपने हाथ से बुनना, अपने हाथ से बनाना और अपने हाथ से बनाकर पहनाना। क्रिसमस आएगा तो ठाकुर जी क्रिसमस के कपड़े पहनेंगे, दिवाली आएगी तो दिवाली के पहनेंगे, सर्दी आएगी तो ठाकुर जी ऊन के बने हुए स्वेटर पहनेंगे, गर्मी आएगी तो गर्मी के कपड़े पहनेंगे। और वो सारे के सारे कपड़े बाजार के खरीदे हुए नहीं होंगे, संजना के बनाए हुए होंगे। अच्छा लगता तो मुझ पर जो बाके बिहारी की कृपा है, मुझ पर जो बाके बिहारी की कृपा है, उसका क्रेडिट थोड़ा सा उसका क्रेडिट संजना को है। अब आप बोलो। आप बोलिए। मेरे को अच्छा लगता है। बोलो बोलो। अच्छा लगता है, अपने हाथ से बना के खुशी अलग से मिलती है। हमने अपने हाथ से बना के पहनाए भगवान को। हम तो खुद बने बनाए पहन लेते हैं, भगवान को तो अब हमेशा अपने हाथ से पहनाए, ये लगता है। देखिए ये होती है भक्ति की सरलता, सहजता, और यही भक्ति की सरलता और सहजता बिल्कुल बनी रहे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज का ये कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ है और इतना आनंद आया है बातचीत बिल्कुल, आज बहुत आनंद आया है आज के कार्यक्रम में। जी प्रकाश जी, आप एक दो वाक्य बोल दीजिए। 1 घंटा 50 मिनट हो गया, अभी तो लग रहा है कि बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो कवि सम्मेलन शुरू हुआ है। नहीं वाकई प्रवीण जी बहुत आनंद आया, और इतनी अच्छी अच्छी बातें जानने को और सीखने को मिली। आप सभी लोग वरिष्ठ हैं कवि सम्मेलनों के, तो हम लोग जो युवा हैं हम लोग भी आपसे सीखते हैं, और इस तरह की बातें मतलब कोई और बता नहीं सकता, आप जैसे वरिष्ठ कवियों से पता चलती है। और जो आपने संयोजकों की जो बात की, वाकई वो बेमिसाल बात की। और अगर सभी इस तरह जो आप ध्यान रखते हैं वो ध्यान रखने लगे, तो कहीं ना कहीं जो ये मंचों पर इस तरह का जो आरोप लगने लगा है, वो बिल्कुल आरोप भी समाप्त हो जाएगा, और मंच फिर से उसी एक उदात्त चरित्र वाले हो जाएंगे जैसा कि पहले चलते थे। और आप जैसे ही संयोजक रहें, तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह के शानदार संयोजन करते रहें, और कविता के क्षेत्र में आप बहुत तरक्की करें, और
जो पद्मश्री की बात करे थे, आप दोनों को ही मिले, हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लगा आज कीर्ति जी बातचीत मुझसे करके। कीर्ति जी मुझसे 3 साल वरिष्ठ हैं, इनको दिलवाइएगा, उसके बाद 3 साल बाद मैं अपना नंबर लगाऊंगा। तो मैंने तो दोनों के लिए शुभकामनाएं दी है, इसीलिए। अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। और जो लोग कवि सम्मेलन के मंचों पर आरोप लगाते हैं, जैसे कि कहा गया यहाँ पर लतीफेबाजी होती है, यहाँ द्विअर्थी संवाद होते हैं, तो उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस मंच को, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? क्या इसे सुधारने का कोई उपक्रम कर रहे हैं, या केवल आप आरोप लगाते जा रहे हैं? इसकी भी थोड़ी सी समीक्षा आप अपने अंदर कीजिएगा। और अगले शनिवार को फिर हम एक ऐसे अनुभव से भरे हुए बड़े व्यक्तित्व को लेकर आएंगे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस कार्यक्रम में। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजना को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा कार्यक्रम सुगमता से चलाने के लिए हमारे मंच के महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी का भी बहुत बहुत आभार। सभी को मेरा भी प्रणाम, सुनने वालों को भी। शुभ्रा सिंह जी और डॉक्टर डॉक्टर भगत जी भी हमारे संरक्षक हैं। उनका साया हमेशा हमारे साथ में रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है, उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहता है। अब हम सबसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। आप बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हुए सोइए। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और ये हमारे सक्रिय श्रोता सम्मान जिनको दिया, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार। उन्हीं की वजह से हमारे सभी कार्यक्रम सफलता को प्राप्त होते हैं। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार बना रहे। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी एक और नए कवि के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।